अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सानिया लाहौर, आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ है। एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो लाहौर में हुआ है, और ख़ास तौर पर लाहौर के इलाके कहना की बात करें तो कुछ बच्चे एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में जो है वो ज़ेरे तालीम थे, पढ़ रहे थे और काफ़ी सालों से पढ़ रहे थे। मगर उस ट्यूशन सेंटर में जो है वो तामीराती काम जारी था और लेंटर डाला जा रहा था, और नीचे जो है उसकी ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे पढ़ रहे थे। मगर हुआ कुछ यूँ कि जो गार्डर डाल रहे थे, डालते डालते जो है छत जो है वो बच्चों पे गिर गई, और बच्चे जो हैं इस वक्त पल्सलेस जो हैं वो हस्पताल मुंतकिल किए गए, और 14 बच्चों की इब्तदाई तौर पे जो है डेथ हो चुकी हुई है। कुछ बच्चे जो हैं अभी ज़ेरे इलाज हैं, कुछ बच्चे जो है क्रिटिकल हैं, और उनकी जो असातिज़ा, जो टीचर उनको पढ़ा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अब बात यही है कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था, बिल्कुल घर के अंदर बना हुआ था। तो जब आप लोगों को पता था कि आप लोग उसका लेंटर डाल रहे हो, कितना नाजुक मरहला होता है लेंटर डालना, टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप लोगों ने उस दिन बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं दी? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो ट्यूशन सेंटर चला रहे थे इंतज़ामिया के ऊपर, और ऑफ कोर्स जिसकी जगह थी वो भी जो है वो जवाबदेह है कि जब उसको पता था कि वो लेंटर डाल रहा है, तो उसके साथ साथ जो है इतना एक नाजुक मरहला होता है लेंटर डालना कि उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ऊपर मज़दूर लगे हुए हैं और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मलबा जो है बच्चों पे गिर गए, बच्चों को मलबे से निकाला गया है। और मैं तो रेस्क्यू 1122 की एक इनिशियल रिपोर्ट सुन रही थी। वो कहते हैं काफ़ी बच्चे नाजुक और पल्सलेस गए हैं, जो कि मौके पे ही फौत हो गए। तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, आपने देखा होगा कि रो रहे हैं, ज़ारो कतार अपने बच्चों को बिलबिला रहे हैं कि आज हमने क्यों भेजा उनको पढ़ने के लिए। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आगे जाने वाली क्लासेस में बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर पढ़ें, तो हम उनको समर कैंप्स भेजते हैं, और ताकि बच्चे जो हैं घर में टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ ना कुछ सीख कर आएँ। लेकिन कसपुरसी की आप हालत देखें कि यही नहीं पता उसका बच्चा पढ़ने गया है और उसके बाद वो मैयत लेके बच्चे के घर आ रहा है। कितना बड़ा ये सानिया है, कितना बड़ा ये मसला है, कौन जवाबदेह है? घर के घर तो उजड़ गए हैं, ये 25 फैमिली यानी ये 30 फैमिलीज जुड़ी हैं। एक घर के तो 3 भाई जो हैं वो बच्चे जो हैं वो फौत हो गए हुए हैं। और वाकई बहुत ही एक अजीब सा ये मुझसे तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा, ना बताया जा रहा था। रात से सुना है, रात से अजीब सा एक आपके दिमागों पे एक हवास सा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा सानिया है, ये ऐसा मसला है जो कि इसके ऊपर हम क्या बात करें, कौन ज़िम्मेदार है, क्यों ऐसा हुआ, या क्यों नहीं छुट्टी दी गई। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि पंजाब के ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं, ये तो एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था जिसकी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। तो ये 3 महीने होते हैं, इसमें तामीराती काम भी होते हैं, इसमें अक्सर कॉलेजेस और स्कूल्स समर कैंप्स भी लगाते हैं, और अक्सर स्कूल्स के अंदर थोड़ा काम भी होता है ताकि नेक्स्ट क्लासेस को बच्चों को वेलकम किया जाए बेहतर तरीके से। तो क्या जो है अब हुकूमत कोई चेक एंड बैलेंस रखेगी? हर चीज़ जो है वाकई हुकूमत पे डालना भी गलत होता है। ये अब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना कि जो एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं उसकी छत के ऊपर काम हो रहा है, मज़दूर लगे हुए नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक अकल से आला बात थी कि आप लोगों को जब पता था कि इधर तामीराती काम हो रहा है, इधर सीमेंट भी लग रहा है, गार्डर भी डल रहा है, और इतना नाजुक ये एक टेक्निकलिटीज़ हैं, तो आपने बच्चों को क्यों इजाज़त दी कि आप बच्चे ट्यूशन सेंटर का रुख करें? क्यों नहीं छुट्टी दी गई? 2 दिन का टाइम दिया गया, जब तक लेंटर डल जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर बच्चे वापस ज्वाइन कर लें। ये तमाम बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने घर के मालिक समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में तो ले लिया है, तहकीकात शुरू कर दी है, और जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फौरी नोटिस लिया है और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट भी तलब की है। और ज़ख्मी बच्चों की बेहतरीन तिबी सहूलियात के लिए ऑफ कोर्स जो है गवर्नमेंट जो है
वो पेश है और ये भी कहा गया है कि कोई गफलत नहीं बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी सानह पर दुख का एहसास किया है, अफसोस किया है। ये सानह जो है ये हुआ लाहौर में है, मगर पूरी कौम जो है आज इस सानह की लपेट में है। आज ये पंजाब में हुआ है, कल ये किसी और इलाके में भी हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि देखा जाए कि जो भी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हैं, तो देखना ये है कि उन बिल्डिंग्स की रेस्टोरेशन का काम किया जाए, उन बिल्डिंग्स को प्रॉपर तरीके से जो है उसका मुआयना किया जाए, कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ के हवाले से की जाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चेक एंड बैलेंस किया जाए, SOPs प्रॉपर लगाए जाएं। और ये SOPs बहुत ज़रूरी हैं। हम आपको याद होगा कि पिछले साल ये एक बिल्डिंग जो थी, एक रिहायशी बिल्डिंग जो थी, वो ज़मीन बोस हो गई थी कराची के इलाके में, जहाँ कमेटी तश्कील दी गई थी और ऑफ कोर्स सिंध गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया था। मगर बात यह है कि फिर जो बिल्डिंग्स जो हैं खस्ता हाली हैं, जो बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हुई हैं, जिसकी उम्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, टाइम से पहले जो ये चीज़ें देखी जाएँ। और जिस इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो मैन होल्स खुले हुए हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो नाकस हैं, चाहे ऐसे एरियाज़ जो हैं वो जो डेवलपमेंट मांगते हैं, तो इन एरियाज़ का रुख करना या उन एरियाज़ को बाकायदा तौर पे रजिस्टर करना या बाकायदा तौर पे निशानदेही करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। उन वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है जिनके छोटे 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 बच्चे जो हैं पढ़ने गए और उनको ये भी पता था कि यहाँ गार्डन डल रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कम से कम जाहिर है वो लोगों को तो ये समझ भी नहीं आती, सोचते भी नहीं हैं। उनको ये होता है कि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो तो उन्हें भेज दिया, मगर कहाँ गए वो मालिक मकान, कहाँ गए वो असातिज़ा जो कि पढ़ा रही थी, जिनको पता था कि ऊपर आज गार्डन डल रहा है। क्योंकि एक दिन का काम तो नहीं ना ये लेंटर डलना, लेंटर डलता है, लेंटर सूखता है, लेंटर में टाइम लगता है। तो क्यों नहीं आप लोगों ने 2-3 दिन जो है बच्चों को ऑफ करवाया। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनको यही नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या। वो एक बच्ची का मैं इंटरव्यू सुन रही थी हॉस्पिटल में, कहते ना कि आई विटनेस के तौर पे बता रही थी कि हम पढ़ रहे थे और हमारे ऊपर मिट्टी गिर गई, तो यही नहीं, बच्ची बच गई। और एक बच्चा जो है वो कमरे के दरवाजे के पास था बैठा हुआ, वो भी बच गया। वो कहता है जी मैं दरवाजे के पास बैठा हुआ था, एकदम से छत गिरी, मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। तो वो जो बच्चे जो थे जो बीच में बैठे हुए थे, उनके साथ क्या हुआ होगा। को पता है बच्चे बड़े कमज़ोर होते हैं, उनकी एनाटमी, उनका स्केलेटल बहुत कमज़ोर होता है। वो इतना शॉक, इतना बर्दाश्त ही नहीं कर पाए होंगे। ऑफ कोर्स जो कि बच्चे जो हैं अकॉर्डिंग टू रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो हैं पल्सलेस जो हैं बच्चे जो है वो हस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। तो अफसोसनाक वाक़या तो है, अफसोस का इजहार है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त वाकई अश्कबार है। और जिस तरीके से मैं भी ये कहानी जो है आपको बता रही हूँ, वाकई जो जिस पे गुजरी है, जिसके घरों के चिराग गुल हुए हैं, वाकई आज किस तरीके से जो है वो फेस कर रहे होंगे। और ये बहुत कुछ है, बहुत से ये मामलात हैं जिसकी पे नज़रसानी करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि हम करें। तो व्यूअर्स हमने सोचा कि थोड़ा सा हम अपडेट भी करें, और अपडेट बहुत ज़रूरी है कि क्या हालात हैं वालिदैन के, हुकूमत की तरफ से क्या अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अब बिल्डिंग्स के ऊपर जो है कितना नोटिस लिया जा रहा है जो कि खस्ताहाली का शिकार है। अवैस गुज्जर नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस बिल्कुल ये जो है वाक़या ये जो रोनुमा हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिल से अफसोस है हमें, बहुत से बच्चों की जानें गई हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं काहना में ट्यूशन सेंटर की जो गुज़श्ता रोज छत गिरी है उसके मलबे तले जो है वो 20 बच्चों की इत्तला मिली कि 20 बच्चे जो है वो मलबे तले जो है वो दब चुके हैं, जिसमें एक टीचर भी जो है वो शामिल थी, जिनमें 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक थे और बाकी जो 7 लोग थे उनको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनको ज़ेरे इलाज रखा गया। और तमाम के तमाम जो जख्मी थे उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो बच्चे जाँ बहक हो चुके थे उनमें से तकरीबन 10 बच्चों का नमाज जनाजा जो है बढ़ा दिया गया और उन्हें
मुर्दे खाक कर दिया गया है। लेकिन ये जो वाकया है ये हमारी इंतजामिया की जो है वो नाहली और जो नाक़िस कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान भी जो है वो बन चुका है। ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जो है वो बच्चे अपनी तालीम जो है वो हासिल करने में मसरूफ थे और वहाँ पर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था, जबकि जो रूल्स हैं, लॉ है, उसके मुताबिक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पर आप किसी भी तरह की जो है वो रहायश नहीं रख सकते हैं। लेकिन छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नीचे जो है वो ट्यूशन सेंटर में बच्चों को जो है वो ट्यूशन टीचर जो है वो पढ़ाने में मसरूफ थी और उनको नहीं पता था कि आज बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं वो आज उनकी आखिरी जो है वो क्लास होगी और उसके बाद जो है वो अपनी कभी। अच्छा अवैस, बिल्कुल मैंने ये सारा वाकया भी देखा भी है, मैं सुन भी रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेंटर डल रहा था, लेंटर कोई एक दिन का काम नहीं होता, लेंटर सूखता है, एक प्रोसेस होता है 2-3 दिनों का, तो क्यों नहीं बच्चों को छुट्टी दी गई? और ट्यूशन सेंटर जो चला रहे थे, जिनका ये घर था या जिनका ये मकान था, जो मालिक मकान थे, क्या उन्होंने नहीं ये इस बात को जाहिर किया कि आज छुट्टी दे देनी चाहिए, कल 2-3 दिन बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए? बिल्कुल, ये मालिक मकान की भी जो है वो नाहली है और उसके साथ जो टीचर है हम उनकी भी नाहली कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो किराए पर मकान लेकर के जो है इसके ऊपर ट्यूशन सेंटर जो है वो शुरू किया था और बच्चों को चाहते थे वो 3-4 दिन के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो छुट्टी कर सकते थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तकरीबन पिछले 4 से 5 दिनों से जो है वो मुसलसल चल रहा था और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मट्टी, रेत और ईंटें वगैरह जो है वो फेंकी जा रही थी ताकि इसके ऊपर जो है वो मजीद बिल्डिंग को जो है वो तैयार किया जा सके। लेकिन जो हमारी जिले इंतजामिया है उसकी भी जो है उसके ऊपर नाक़िस कारकर्दगी जो है वो आती है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ पर चेकआउट जो है किया जाता है चीज़ें कि वहाँ पर रहायश तो नहीं है, या जब कोई नक्शा पास किया जाता है या कोई तमीराती काम जो शुरू किया जाता है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो चेक भी किया जाता है। लेकिन ना तो टीचर की जानिब से जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दी गई और ना ही जो मालिक मकान था उसके ऊपर इस बात पर तवज्जो दी गई कि नीचे जो ट्यूशन सेंटर है उसको चंद दिन के लिए जो है वो छुट्टी कर दी जाए ताकि ये बच्चे जो है वो अपने घर में महफूज रहें और एक जो तमीराती काम है उसको महफूज तरीके से जो है वो सर अंजाम दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लापरवाही की वजह से जो है वो 14 बच्चों की जो है वो जान ले गई है और जो साथ से दीगर बच्चे और जो टीचर है उनकी भी जो है वो जख्मी हालत में जो है इस वक्त मौजूद हैं और उनको हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चोटें लगी हैं, किसी के बाजू और जो है उससे फ्रैक्चर हुआ है और किसी की टांग और किसी के सर पर जो है वो गहरी चोटें भी लगी है। लेकिन ये जहाँ पर हम मालिक मकान की बात करते हैं, ट्यूशन सेंटर की बात करते हैं और उसके साथ साथ हमारी जिले इंतजामिया जो है उसकी नाक़िस कारकर्दगी के ऊपर भी जो है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, ये ट्यूशन सेंटर था, ये सरकारी कोई स्कूल था जहाँ ये खोला हुआ था या ये प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था? नहीं, ये एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था जहाँ पर बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाई जाती थी, क्योंकि पहले जो पंजाब का रूल है उसके मुताबिक ये है कि जो भी सिटी सेंटर बनाया जाता है उसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाया जाता है। लेकिन पिछले तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान में जो है वो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही थी कि बगैर निजी सेंटर्स जो ट्यूशन सेंटर्स बनाए जाते हैं उनको बगैर रजिस्टर्ड ही जो है वो चलाना शुरू कर दिया जाता था और जो हमारे इस हवाले से महकमा तालीम है उसकी जानिब से जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बायस जो है वो लोगों को एक टूल मिल जाती है कि जो सेंटर्स है उसको रजिस्टर करवाए बगैर ही जो है वो अपने घरों में ट्यूशन सेंटर जो है वो कायम कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो ना तो बिल्डिंग का जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी हम ट्यूशन सेंटर या निजी स्कूल को जब रजिस्टर करवाते हैं तो वो बाकायदा तौर पर उसकी बिल्डिंग को भी चेक किया जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है चेक किया जाता है। लेकिन जब उसके बरक्स हम चीज़ देखते हैं कि कोई भी ट्यूशन सेंटर अगर रजिस्टर नहीं होगा या कोई निजी स्कूल जो है वो रजिस्टर नहीं होगा तो वो मालिक मकान या जो मालिक स्कूल मालकान है उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो। अच्छा अवैस गुजर, मुझे ये बताएगा कि ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जो हैं ऑफ कोर्स इनको रजिस्टर कराना पड़ता है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो ट्यूशन सेंटर था ये रजिस्टर्ड था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ट्यूशन सेंटर था ये एक जो प्राइवेट टीचर थी जो कि अपने घर में ही चला रही थी और इसे जो है वो रजिस्टर भी नहीं किया गया था। बल्कि अगर हम लाहौर में बात करते हैं तो तकरीबन 50,000 से ज़ायद ऐसे जो ट्यूशन सेंटर है जो कि अभी तक रजिस्टर जो है वो नहीं हुए हैं और वो बगैर रजिस्ट्रेशन के जो है वो निजी सेंटर जो है वो चलाए जा रहे हैं और
उसकी वजह से ही जो है वो इस तरह के अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आते हैं। क्योंकि हम अगर बात करते हैं लाहौर के हवाले से, खसूसी तौर पर लाहौर जो है वो बाहर से आए लोग जो है वो ज्यादा रहायश पजीर है, और उनकी कोशिश होती है कि वो जिस घर में रह रहे होते हैं वहीं पर जो है वो खवातीन मामूली तौर पर अपने मोहल्ले के बच्चों को जो है वो पढ़ाना शुरू कर देती है, और वो ये समझती है कि शायद इसके लिए जो है वो उनको अपना जो निजी सेंटर है उसको रजिस्टर करवाने की भी जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जिला इंतजामिया की जानिब से भी और महकमा तालीम की जानिब से भी जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का जो गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स है वो चलते रहते हैं। बल्कि अगर हम ट्यूशन सेंटर्स के साथ साथ बात करते हैं तो ऐसे निजी तालीमी अदारे भी हैं जो कि बगैर अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन के जो है वो चलाए जा रहे हैं, और वहाँ पर बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है, उनकी बिल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो एक पॉलिसी बनाई गई है महकमा तालीम की जानिब से उस पर जो है वो पूरा नहीं उतरते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर बच्चों की क्लासेस भी ली जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पंजाब में कितने सरकारी ऐसे स्कूल्स हैं या जो रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनकी इमारतें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं? अच्छा, अगर हम बात करते हैं खस्ता हाली के हवाले से, तो जो 2024-25 की रिपोर्ट आई थी एनुअल स्कूल के हवाले से, उसमें जो है वो तकरीबन 589 स्कूल जो है वैसे बताए गए हैं कि जो मुकम्मल तौर पर जो है इंतहाई खतरनाक जो है वो करार दिया गया है, जबकि जुज़वी तौर पर जो है वो 2448 जो है वैसे स्कूल है जिनको जुज़वी तौर पर खतरनाक करार दिया गया था। और इस तरह अगर कुल इमारत की बात करते हैं तो 3037 जो है वो 2024 और 25 का जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक है। लेकिन जब हम 2025 की बात करते हैं उसमें हमें जो है वो सैलाब का भी जो है सामना करना पड़ा। ऐसे स्कूल थे जो तकरीबन 3500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे, जो जिनकी जो बाउंड्री वाल है वो गिर गई, या कोई अगर हम कमरों की बात करते हैं उनमें जो है वो दरारें आ गई। 30 स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें भी जो है वो गिर गई, लेकिन उन्होंने एक कमरे के जो जिसकी छत गिरी है उसको जो है वो बंद कर दिया। लेकिन हम दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर दूसरी क्लास में जो है वो जो दूसरा रूम है वहाँ पर क्लासेस जो है वो ली जा रही थी। इसी तरह से अगर हम लाहौर में भी बात करते हैं तो लाहौर में इस वक्त जो है वो 133 स्कूल जो है वो खस्ता हाली के शिकार थे, जिनको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था कि इन स्कूलों में जो है वो कहीं पर भी क्लासेस नहीं होंगी। लेकिन ऐसे कई स्कूल जो है हमें देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पर हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन और हिदायत जो है दी गई थी कि स्कूलों में क्लासेस नहीं होगी, लेकिन उसके अल्टरनेट जगह ना होने के बायस जो है वो वहाँ पर टीचर्स जो है वो और मजबूरन जो है वो क्लासेस लेने पर मजबूर हैं, उन खस्ता हाली स्कूलों की वजह से भी। ठीक है अवैस गुजर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए सारी सिचुएशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स अवैस गुजर ने हमें ये बताया, रिपोर्ट की है कि 135 स्कूल जो हैं पंजाब में नहीं लाहौर में वो खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ऑफ कोर्स एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखना चाहिए और इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियों के अंदर जो है इन चीज़ों के ऊपर, इनके SOPs के ऊपर देखा जाए, ताकि आप लोग जब नई क्लास वेलकम करते हो अगस्त में तो कोई ऐसा हादसा ना पेश आए जिस तरह से ये हादसा हुआ है। ये सानिया लाहौर है और हमारे दिल जो है आज भी बहुत अफसरदा हैं और उन तमाम बच्चों के साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। हमारे अक्सर हमने देखा है कि पेट में दर्द रहती है, बच्चों के पेट में बहुत दर्द रहती है, और जब दर्द होती है तो हमें लगता है कि हमने बदहज़मी की हुई है या हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, या अक्सर हमें ये समझ आती है कि हमने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन इश्यूज़ भी हैं, और इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। कभी हम कावे पीना शुरू कर देते हैं, कभी हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, कभी हम किसी की बताई हुई कोई आजमूदा फार्मूले के ऊपर जो है सोचना शुरू कर देते हैं और खा पी के जो है दर्द अपनी रोक लेते हैं। मगर ये एपिसोड्स बार बार होना और हर बार होना, तो हर बार हमें लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें तंग कर रही है, और डॉक्टर से रुजू करने की बजाय हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर जो है वो अमल शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हर बार जो पेट की ख़राबी होना, पेट दर्द होना, आपको डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बदहज़मी हो जाना, बाज़ औक़ात एक ऐसी बीमारी की अलामत हो सकती है जिसे जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और अक्सर लोगों को नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ IBS के हवाले से, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। वो सिंड्रोम क्या है, वो कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी मेडिकेशन क्या होती है, और अगर वो काफ़ी अरसे से रहे तो वो कितनी बड़ी एक बीमारी जो है वो उस तक जो है वो फैल जाती है और बड़ी आंत का मसला हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और व्यूज़, अगर किसी को भी पेट के इश्यूज़ हैं,
बाउल इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है और लगता है कि हर वक्त उनके पेट में अक्सर आवाज़ें आ रही हैं, तो आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहीन साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, थैंक यू जी। सर, आईबीएस के हवाले से अब थोड़ा सा मुझे बताएं, ये जो आईबीएस है ये होता कब है, कैसे होता है, सिंड्रोम्स क्या होते हैं? अच्छा, आईबीएस जिस तरह नाम ज़ाहिर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आम आंत की बीमारी है, यानी कि आंत की नफसियाती तकलीफ़ है। इसमें एक बीमारी ना होते हुए भी बीमारी है। नफसियाती तौर पे आंत डिस्टर्ब होती है, आंत का ढांचा बिल्कुल ठीक होता है, आंत की एनाटमी या स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होता है, आंत का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी आंत को कंट्रोल करता है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, एक नॉर्मल आंत की हरकत मेंटेन करता है। जब इंसान डिप्रेशन या एनजाइटी या उसकी कोई नींद ख़राब हो तो आईबीएस में चला जाता है। अच्छा, एक होते हैं आम रोज़मर्रा का पेट ख़राब होना, एक आम इन्फेक्शन होता है, वो 2, 3, 5 दिन के लिए रहता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर ये डायरिया लंबे अरसे के लिए चले तो इसको हम आईबीएस कह देते हैं। जब हम इसके टेस्ट कर लें, किसी आम डायरिया के बिल्कुल नॉर्मल आ जाएं, आंत के सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ जाएं, हम उसको आईबीएस कह देते हैं। अच्छा, ये डायरिया होता है? इसकी 2 किस्में हैं। अच्छा, इसमें डायरिया भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है? जी, बिल्कुल 2 किस्में, एक डायरिया है, एक कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा मरीज़ को अलामत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उसको पेट मुकम्मल खाली नहीं होगा, वाशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिस तरह डायरिया ये बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी डिस्टर्ब करेगा। फ़र्ज़ कि उसने ट्रैवल करना है या कहीं जाना है, ऑफिस वर्क है 6 घंटे का, तो वो बड़ा उसके लिए बेचैनी पैदा कर गया कि मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे बार बार वाशरूम जाना है, तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी डिस्टर्ब करेगा। वैसे ये कोई ख़तरनाक नहीं है, ना मरीज़ को कमज़ोर करता है, ना कोई बुखार रहता है, ना पखाने में खून आता है, लेकिन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब करता रहता है ये। अच्छा, ये होता क्यों है? ये आईबीएस की वजह क्या है होने की? ये बड़ा अहम सवाल है। बेसिकली कोई लाइफ के अंदर इवेंट हो जाता है, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट, ट्रॉमा की बात कर रहे हैं? जी, ट्रामा जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि दिमाग और आंत के दरमियान एक्सेस, जिसको गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है। कोई ऐसा इवेंट हो जाए, उससे इंसान को स्ट्रेस में चला जाता है, उसको डिप्रेशन में, उसकी नींद ख़राब होती है, या कोई फाइनेंशियल उसको लॉस हो जाए, या कोई करीबी की डेथ हो जाए, तो इससे ना उसको एक लाइफ टाइम एक ऐसा इवेंट हो जाता है दिमाग के अंदर, कोई बात एंजाइटी रहती है जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता, तो इसलिए उसकी आंत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इसका कनेक्शन आपके दिमाग से है? दिमाग से, बिल्कुल। इनके दिमाग में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ आईबीएस क्रिएट करती है। ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 11 to 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें अफेक्टेड है। अच्छा, 15% पॉपुलेशन में ये मसला है? बिल्कुल यही है, या तो वो कब्ज में चले जाते हैं या डायरिया में चले जाते हैं। इनके या तो आंत उनकी ज़्यादा हरकत करेगी या कम हरकत करेगी, इनकी ये बड़ी आंत की तकलीफ है। अच्छा, ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि डायरिया रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये पाइल्स और फिशर तक तो नहीं लेके जाता इंसान को? कभी उसको पाइल्स हो जाए, कभी उसको फिशर हो जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर कब्ज वाली है आईबीएस तो वो बिल्कुल इंसान जोर लगाते तो पखाने वाली जगह पे पट्टे लूज हो जाते हैं उसके मसल्स, तो वहाँ फिशर भी हो सकता है उसको, और पाइल्स भी हो जाते हैं। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं बेसिकली। पाइल्स को हम आम में हेमोराइड्स या बवासीर कहते हैं, ठीक है ना, और फिशर कहते हैं कट हो जाना, वहाँ पे दोनों बीमारियां, जख्म हो जाना, दोनों शदीद दर्द करती हैं, और ये लंबे अरसे के लिए कब्ज चले, 5 साल 7 साल कब्ज चले। बेसिकली मरीज़ को वाशरूम में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, उसको बार बार जोर लगाना पड़ता है, उसके पट्टे लूज हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बवासीर या फिशर हो जाता है इस चीज़ से। अच्छा, इसमें खुराक का कितना अमल दखल है कि आप खुराक के ज़रिए जो है अपना ये आईबीएस को आप कर्ब करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये ना कोई भी खुराक आईबीएस को ना ठीक करेगी ना वर्स करेगी। अच्छा। ये तो बड़ा क्लियर है, हज़ारों किस्म के टोटके पब्लिश भी किए जाते हैं, बताए भी जाते हैं। जो मरीज़ है वो सब कुछ खाएगा आईबीएस का, जो नॉर्मल डाइट है उसने खानी है। अगर वो डायरिया वाली आईबीएस है, उसमें 2-3 परहेज हैं, जिस तरह दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें, स्वीट्स हैं, और तीसरे नंबर पे छिलका। ये बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। जो हमारा पेट खराब है, हर किसी ने ये सोच लिया कि छिलका इस्तेमाल कर लें। हाँ, इसबगोल का छिलका। जी। अगर इसके बरक्स अगर कब्ज वाली आईबीएस है, उसमें छिलका इस्तेमाल करना चाहिए। छिलका कब्ज का ट्रीटमेंट है। अगर लूज मोशन, पेट खराब है, छिलका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसको दूध से बनी चीज़ें परहेज करें, छिलका और मीठी चीज़ें परहेज करें। बाकी वो नॉर्मल सारी डाइट इस्तेमाल करें,
मतलब चपाती है, रोटी। लेकिन सारे मुरगन ग़िज़ाएं तो और नहीं मसला करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। अच्छा। बिल्कुल आंत नॉर्मल है, उसका ढांचा भी नॉर्मल है, ठीक है ना। वो नॉर्मल और डाइट मिर्चें खाएगा वगैरह? वो अलग चीज़ है। मिर्चें मैदा खराब करेंगी, आंत नहीं खराब नहीं करेंगी? नहीं, वो आंत की, वो बड़ी आंत की बीमारी, दैट इज कोलन। और मैदा सेपरेट चीज़ है। मैदे में तेजाबियत, अल्सर, जख्म हो जाना, वो हमारी जो ऑयली फूड हैं, फास्ट फूड हैं, जंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, ये सारे खराब कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि ये तो आपने आईबीएस को क्लियर कर दिया कि ये इतना वर्स नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहता है, सकता, बिल्कुल। मगर कोलन कैंसर्स, ये बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, जो कि बड़ा खतरनाक कैंसर्स में से एक कैंसर बिल्कुल है, ऐसे। उसकी वजह तो नहीं ये बन नहीं सकती नहीं, आईबीएस? बिल्कुल भी नहीं, 100% इसका कोई लिंक नहीं है। आईबीएस कोलन कैंसर में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होता, इसका कोई नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ कर सकता है, बाकी ओवरऑल इंसान की सेहत पे कोई इसके ज़्यादा असरात नहीं है, ना किसी और बीमारी को पैदा करता है, ना इसकी वजह से कोई और बीमारी वर्स होती है। और जो भी मरीज़ हैं आईबीएस के, वो अच्छी तरह सुन लें ये बात, इसका आईबीएस का कोलन कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ लें एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, आंत का सिर्फ फंक्शन डिस्टर्ब है, ठीक है। नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब है, बिल्कुल ठीक रहती है और ठीक भी हो जाती है। इनके पेशेंट कई साल ठीक भी रहता है इस चीज़ से। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बिल्कुल इसको बता दिया कि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक शख्स जिसको 1 मिनट में लूज मोशंस आते हैं, फिर 2 घंटे के बाद वो कॉन्स्टिपेट हो जाता है, तो वो क्या खुराक इस्तेमाल करे? ना वो छिलका खा सकता है, ना वो उसके बाद कुछ नॉर्मल चीजें खा सकता है, वो क्या खुराक है? अमूमन ये सिम्टम प्रैक्टिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर उसको लूज मोशन है तो लूज मोशन ही रहेंगे, वो 1 वीक रहें या 2 वीक रहें, फिर या तो दरमियान में ठीक रहेगा, फिर कब्ज वाली स्टेज आएगी। यानी कि ऐसे एक दिन में बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि जो आंत की अगर आग लूज मोशन वाला है तो सारा दिन उसका फिर पेट खराब ही रहेगा 24 घंटे। और पेट अगर किसी का खाली नहीं होता, प्रॉपर आपका बाउल नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, वो भी इरिटेट करता है आपको, तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? एग्जैक्टली आईबीएस का सिम्टम है ये, ठीक है, पेट खाली ना होना। हाँ। तो इसके लिए फिर एक तो ये छिलका है, पानी ज्यादा इस्तेमाल है, इसको कब्ज वाली आईबीएस कहेंगे। छिलका इस्तेमाल करे, पानी इस्तेमाल करे और वर्जिश ज्यादा करे, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कब्ज कुशा हैं, जो रूटीन में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वरना ये 2-3 चीजें वो घर में इस्तेमाल करके, और साफ डाइट जिसमें वेजिटेबल का ज्यादा इस्तेमाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल सारी, ठीक है। इसके अलावा वो खुराक जो कब्ज करती हैं उसमें ज्यादा फास्ट फूड है, चावल हैं, फास्ट फूड है, आलू हैं। जी जी, आलू भी नहीं, इनके पिज्जा, बर्गर, शवारमा, ये चीजें जो है ना, ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो जो लो फाइबर डाइट है, जो वेजिटेबल है वो हाई फाइबर डाइट है। हाई फाइबर्स, हाई फाइबर यानी कि इसमें वेजिटेबल ज्यादा आती हैं, तो कब्ज का मरीज इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करे। ठीक है। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, जी, वो ले जरूर। लेते हैं। हाफिज मोहम्मद अब्बास साहब रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाफिज सर साहब, ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि एलएफटी का मेरा टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ मैं दवाइयाँ भी इस्तेमाल करता रहा हूँ और कुछ अफाका भी हुआ है, कुछ पेट में बोझ रहता है और जो वेस्टेज होती है वो ऐन वक्त में खारिज नहीं होती, उसके लिए भी परेशानी होती है। तो बाज़ का वेस्टेज निकालने के लिए मुझे अपने पेट को हिलाना पड़ता है, तो इस तरह करके प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या फरमाएंगे? जी जी बिल्कुल, ये सारे आपने बिल्कुल टिपिकल सिम्टम बताए आईबीएस के, कब्ज वाली आईबीएस जिसको हम आईबीएस-सी कहते हैं। ठीक है। तो आप वर्जिश ज्यादा करें, सुबह आधा घंटा तेज तेज चलना और रात को आधा घंटा तेज तेज चलना। इसके अलावा पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी, मशरूबात, ठीक है ना। और आप छिलका इस्तेमाल करें, 3 चम्मच सुबह और 3 रात को, पानी के साथ या दूध के साथ, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फील करें। इसके अलावा कोई आपको डिप्रेशन, एंजाइटी है, उसको सेल्फ हेल्प करें या उसके लिए अलहदा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अदरवाइज जो घर में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये ज़्यादातर मशरूबात, वर्जिश और छिलका, इन 3 चीज़ों से आपका ये मसाइल आधे ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा वो खुराक हैं जो मैंने पहले बताई हैं जो कब्ज करती हैं, वो हाई फाइबर डाइट हैं, इसमें फास्ट फूड हैं, जंक्स हैं, उनसे मुकम्मल इज्तनाब करें, तो ये सिम्टम आपके मुकम्मल ठीक हो सकते हैं, घर में ठीक हो सकते हैं। ठीक है। हाफिज मोहम्मद अब्बास साहब थे, सुन रहे होंगे आपकी एडवाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सिम्टम्स के हवाले से ही बात की है, इससे क्या टेम्परेचर चढ़ता है?
नहीं, इसमें दूसरी अलामतें नहीं होती, यही फ़र्क है। एक आम डायरिया में और आईबीएस में, एक आम पेट खराब होगा 3 दिन 5 दिन रहेगा, कुछ अद्वियात लेके खुद ही ठीक हो जाएगा। और मुंह तो नहीं कड़वा रहता? मुंह कड़वा रहना एक मैदे की अलामत है बेसिकली। ठीक है। लेकिन आईबीएस में जिस तरह आपका सवाल था, वहाँ टेम्परेचर बुखार नहीं होता, पेशेंट का वजन भी कम नहीं होता, पेशेंट को पखाने में खून भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका स्टमक जो है फूला रहता है हर वक्त। स्टमक फूला रहना ये एक आईबीएस की अलामत हो सकती है उसको। लेकिन ज्यादा अलामत में यही है कि आज जो है पेट फूला हुआ है, आज पेट जो है वो बिल्कुल अंदर गया हुआ है। हाँ, ये अलामत है उसको, यानी कि फिक्स अलामत एक नहीं रहेगी, डिफरेंट रहेंगी, डिफरेंट अलामतें रहेंगी। लेकिन आम जो डायरिया होगा वो एक अलामत के साथ आएगा, 3 दिन 5 दिन रहेगा, फिर मुकम्मल खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो अलामात ठीक हैं, आप गुजर भी रहे हैं, इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो इंसान ऑफ कोर्स उसका लाइफस्टाइल मुतासिर होता है, वो कहीं भी बैठा हो उसको गैसेस का इशू होता है, तो उसको हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं? अच्छा बिल्कुल, ये आईबीएस भी साथ है ना, जिस तरह एंजाइटी डिप्रेशन आंत को भी खराब कर रही होती है ना, आंत का एक हिस्सा है, इस तरह मैदे को भी खराब कर रही होती है साथ। समझा, पेट में गैस बनना, मैदे का जख्म, अल्सर, ये भी उन्हीं मरीजों को साथ साथ होती हैं अलामतें, ठीक है ना। इसके लिए जो गैस बनना, इसके लिए एक तो सबसे बड़ी वर्जिश है, वर्जिश वगैरह ये चीज़ें। अगर आप ओवर वेट हैं तो वही वेट कम करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो गैस बनना एक्चुअली एक नॉर्मल अमल भी है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अमल है, पेट के अंदर नॉर्मल गैस भी बनता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, डिस्टर्ब कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, तो 2-3 चीज़ें हैं कि वर्जिश और वेट कम करना। अगर पेशेंट ओवर वेट है तो ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा फिर अगले मरले पे दवाइयाँ आ जाती हैं जो कि कुछ दिनों के लिए मरीज़ इस्तेमाल करता है, वो ठीक हो जाती हैं। अगर साथ ही उसको मैदे का जख्म है, बेसिकली ज़्यादातर मैदे का जख्म होता है, वो गैस बना रहा होता है पेट के अंदर, तो उसको मुकम्मल फिर इलाज करना पड़ता है। अच्छा, कावा जात जो पिए जाते हैं या देसी नुस्खे बहुत से किए जाते हैं, वो करना ठीक होता है? अच्छा, ये कावा पी लेना ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, बिल्कुल। अगर ज़्यादा इस्तेमाल में पिएंगे तो मैदा ख़राब होगा, वरना आईबीएस के लिए कोई उसका कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है, ये आंत को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। अलबत्ता आपकी नींद वगैरह पे ऊपर असरात हैं इसके, ठीक है ना। अदरवाइज आईबीएस ना ठीक हो, बाकी कोई भी जो टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। सो प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली कोई एविडेंस बेस वो चीज़ें नहीं है उनकी जो डाइट है इसकी। ठीक है, हमारी स्ट्रेस है, एंजाइटी है। हमारे साथ मोहम्मद परवेज साहब हैं एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी परवेज साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा तकरीबन 15 साल से मैदे का प्रॉब्लम था, मेरे बार बार मोशन आते थे, तो देसी दवाई भी एलोपैथिक मैंने इस्तेमाल की, तो अभी जो है ना कि पखाने के साथ जो ना ब्लीडिंग हो रही है 10-15 रोज। अच्छा जी मैं समझ गया। जो 15 दिन से आप बता रहे हैं आपको आईबीएस नहीं है, पहली बात तो ये है। आपको पखाने में खून हुआ है, आपको शदीद इन्फेक्शन हुआ पखाने का, या वहाँ पे सोजिश है या अल्सर बन गए, तो आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन ट्रीटमेंट लें। आप करीबी हॉस्पिटल में जाएं, जो मैदा जिगर का माहिर है, जो आप डॉक्टर है उसके पास जाएं, फ़ौरन जाएं। जो ब्लीडिंग हो जाना इमरजेंसी है, मेडिकल शोबे के अंदर पखाने में खून आना इमरजेंसी समझा जाता है, तो आप फ़ौरन तशरीफ़ ले जाएं और अपना चेकअप और ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये आप आईबीएस में मुब्तला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मे बी उनको हेमरोइड्स भी हो सकते बिल्कुल हैं। नहीं, ये इन्फेक्शन के अलामत बता रहे हैं। जिस तरह कह रहे हैं मुझे बार बार वॉशरूम आ रहा है और ब्लड आ रहा है, तो आंत की सोजिश हुई है या इन्फेक्शन हुआ है उनको। हेमराइड भी हो सकता है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा उनको, मुकम्मल कोलोनोस्कोपी या कोई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईबीएस जो है वो मुकम्मल ट्रीटेबल है कि ये सिर्फ इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं? अच्छा जी बिल्कुल, आईबीएस ना एक लाइफ टाइम चलता है, एक तो सारी जिंदगी आपके साथ रहती है। जी, इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। इस तरह चलता है कि अगर पेशेंट अपना कोई सेल्फ हेल्प से अपनी एंजाइटी कम कर ले, डिप्रेशन कम कर ले, तो आईबीएस के सिम्टम मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। वो 6 महीने ठीक रहें, वो साल रहें, 5 साल 10 साल तक बगैर अलामतों के मरीज रहेगा। फर्ज किया ये स्टूडेंट में बहुत कॉमन है, अगर वो एग्जाम पास नहीं कर पाते या कोई उनका गोल है नहीं अचीव कर पाते, आईबीएस में चले जाते हैं। जब वो गोल अचीव कर लें तो आईबीएस मुकम्मल ठीक हो जाता है। अच्छा, बेशक उनको लाइफ टाइम भी ठीक रहेगा। मेंटल आपकी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। बिल्कुल ऐसे फर्ज के किसी के फाइनेंशियल लॉसेस थे पहले, या उसके कारोबारी हालात ख़राब थे और वो बेहतर हो गए, तो बिल्कुल 10 साल 15 साल इवन लाइफ टाइम भी उसको आईबीएस नहीं होगा। तो ये आईबीएस के मरीज जहन से निकाल लें कि ये मर्ज लाइफ टाइम चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये सिम्टम 10 साल 20 साल इवन सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं अगर आप जहनी तौर पे ठीक हो गए हैं। इवन कि अगर कोई जॉब करते हैं, आपकी जॉब की पोजीशन चेंज कर लें, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए, एक शहर से दूसरी जगह, आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस लाइफ के चेंज हो गए हैं, तो IBS भी ठीक हो सकता है। इवन कि आप एक से दूसरे मुल्क चले गए हैं, ठीक है, तो वो अभी ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल, बिल्कुल आप मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, आप अच्छे एनवायरनमेंट में चले गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शमीम है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी हमारा यूरिक एसिड का मसला है, कॉर्निक स्टोन का है, मैदे का है, और साथ ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि बवासीर, वो भी ब्लड भी आ जाता है, पेशाब भी बड़ी मुश्किल से मोशन आता है, जी जी बिल्कुल और समझ गया। बीपी भी फेज भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ, बीपी भी अक्सर 180 नीचे ऊपर 180 आम रहता है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सबसे पहले कि बीपी टोटली अलग चीज़ है, उसका IBS से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी दवाई मरीज़ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करे। अच्छा उनको अगर खून आ रहा है जिस तरह मैंने पहले कॉलर को बताया, या बवासीर हो सकती है जिस तरह ये बता रही हैं मिसेस शमीम कि इनको बवासीर हो सकती है, तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, इनका चेकअप होगा, उनको बवासीर को अलग ट्रीट करना पड़ेगा। और मैदा ख़राब है उसके भी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, 2 वीक्स 3 वीक्स या 4 वीक्स। जो मैदे के मसाइल लंबे अरसे के लिए नहीं चलते, वो 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। तो अच्छा IBS जितना भी है वो मैदे से लिंक तो लग रहा है, क्योंकि मैदा खराब है तो ऑफ कोर्स IBS जी का बिल्कुल, प्रॉब्लम हो रहा ये है। दोनों की रूट एक है, क्योंकि अब हमारी नफ्सियात डिस्टर्ब होती है ना, तो हमारा मैदा भी डिस्टर्ब होता है, पेशेंट को जिस्म में थकावट भी रहेगी, इसके अलावा बाकी सब अज़ाब के उस पर असरात आएंगे, बेचैनी भी रहेगी, दिल की धड़कन भी ज़्यादा होना। सो बेसिकली एनजाइटी के असरात तो पूरे जिस्म पे रहते हैं, उसमें जो ख़ास हिस्सा आंत वाला है वो ज़्यादा मुतासर हो जाता है, तो वो फिर IBS में चला जाता है। अक्सर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना और ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको डायरिया हो रहा है, आपको ORS लिक्विड ऐसा लेना चाहिए, तो लोग ORS की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शरबत पीना शुरू कर देते हैं, वो ठीक है? नहीं, दूसरे ड्रिंक शरबत कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये मैदा ख़राब करेंगे। जो हमारे ड्रिंक्स हैं मोस्टली यहाँ स्टमक में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो आंत तक जाते ही नहीं हैं। सो मैदा और आंत के दरमियान काफ़ी फासला है, ठीक है ना? ठीक है। जो ड्रिंक्स हैं वो मैदे के अंदर तेजाबियात, अल्सर, सोजिश पैदा करते रहेंगे बार बार, ठीक है ना? आपकी पानी की कमी तो पूरा कर देंगे, वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स भी पैदा कर देंगे, शरबत भी पूरा कर देंगे, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बेवरेजेस हैं जो आर्टिफिशियल हैं सारे, ये सही नहीं है, आपने ये सही नहीं है, मैदा डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, शकील साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकील साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक। मैं मसला ये है कि मुझे मैदे में राइट साइड पे दर्द रहता है हर वक्त। मैंने 2 बार एंडोस्कोपी भी करवाई है, CT स्कैन भी करवाए हैं, तो कोई चीज सामने नहीं आई है, और दर्द है कि हमेशा रहता है, मुझे हर वक्त दर्द ही दर्द है। बहुत मैंने मेडिसिन यूज की है, कोई फायदा नहीं हुआ। जी जी बहुत शुक्रिया। आप टिपिकल IBS की अलामत आपने बताई है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एंडोस्कोपी करा लिया वो भी नॉर्मल है, बाकी भी आपने मैदे के पेट के टेस्ट करा लिए। 2 बार उन्होंने एंडोस्कोपी कराई है? जी जी 2 बार एंडोस्कोपी भी कराई है, मैदे के टेस्ट करा लिए हैं, बाकी आंत के वो नॉर्मल आ गए हैं। तो बेसिकली दर्द और IBS की वजह से हो रहा है, ठीक है ना? और इसके लिए सिंपल एक दवाई होती है, वो आप यूज़ करें, एक लिब्रेक्स दवाई है या दूसरी होती हैं जो हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रूटीन में आप वक्त ज़रूरत वो लेते रहेंगे। तो अदरवाइज ये आप टिपिकल IBS के ही मरीज हैं, तो मजीद आपको कोई टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफस्टाइल अपना ठीक करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, अगर ओवर वेट है तो वेट कम करें, ये चीज़ें इसमें ठीक है। अच्छा ये भी बताएगा कि जो अलामात आती हैं वो किस सूरत में आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है? जैसे आपने पहले बताया कि कुछ IBS आप घर में ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको फौरन अस्पताल जाना है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये पहले कॉलर ने बताया कि खून आ रहा है, पखाने में खून आना एक रेड अलर्ट इमरजेंसी है, उसमें ज़रूर जाना चाहिए। वज़न गिर रहा है आपका, अच्छा खासा वज़न, यानी कि 1-2 किलोग्राम तक नहीं, ज़्यादा है, 5, 7, 10 kg तक वेट आपका गिर रहा है जल्दी से, ठीक है ना? या खून की उल्टियाँ हैं, या शदीद बुखार रहना शुरू हो गया। इसमें खून की उल्टियाँ भी आती हैं? जी खून की उल्टी भी हो सकती है, साथ मैदा अगर ख़राब हो तो
तो इसके अलावा अगर बुखार बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है मरीज़ को ख़ास तौर पर, तो इन सूरत हाल में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो वज़न अगर कम होना शुरू हो गया और भूख बहुत ख़त्म हो गया आपको साथ ही, और बिल्कुल खाने पीने को दिल नहीं करता, तो इन सूरत हाल में डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए पेशेंट को। अच्छा, आपने कहा कि खाना हर तरीके से खा सकते हैं, जी, जी। कोई डाइट चार्ट देने की ज़रूरत नहीं है? जी जी, जो स्पेसिफिक डाइट चार्ट हज़ारों हैं उन पे प्रैक्टिकल अमल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? इसकी वजह है कि हमारा एक टेस्ट है, मुंह का टेस्ट है खाने पीने का, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम मुख्तलिफ यानी कि किस्म के खाना खाएं, मुख्तलिफ टेस्ट का खाना खाएं। अगर मैं आज भी आपको कहूँगा कि आप फीका खाना खाएं, आप नहीं खा सकेंगी। डॉक्टर साहब, हम इसमें बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, नबीला है कोट अद्दू से। जी अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी, मेरी ना जो आंखों की ये पलकें है ना, इधर ना बहुत ज्यादा लर्जी रहती है, पट्टों में दर्द रहता है और ना दिमाग के अंदर दर्द होता है। सर में दर्द नहीं होता, दिमाग के अंदर दर्द होता है। दिमाग के अंदर दर्द होता है? जी, तो डॉक्टर पे गई हूँ, नजर आंखें वगैरह चेक भी करवाई हैं। उन्होंने कहा नहीं आंखें वगैरह ठीक है आपकी, सब कुछ ड्रॉप लिख देते हैं, बस उससे वक्त तौर पे तो आराम आ जाता है। फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ना खराब होती है, तो डॉक्टर साहब से गुजारिश है कोई मुझे अच्छा सा अगर। डॉक्टर साहब जी जी ज़रूर, मैंने आपके सारी अलामतें सुन ली हैं। बेसिकली सारी एनजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें बता रहे हैं, जिस तरह दिमाग के अंदर दर्द हो रहा है, इसको हम डॉक्टर में टेंशन हेडेक बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ अद्वियात भी हैं, वो आप करीबी डॉक्टर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसके पास जाकर आप लिखवा सकती हैं। तो बेसिकली कोई ख़तरनाक ये चीज़ें नहीं हैं। एनजाइटी डिप्रेशन की ये सारी अलामतें बताई हैं जो आँखों में भी आ रही हैं, जिस्म में दर्द हैं या पट्ठों में दर्द हैं, तो उसके लिए आप इनको IBS की अलामतें भी हो सकती हैं। इस तरह पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें लिंक हैं, लेकिन जो इस टाइम इन्होंने बताई हैं सारी एनजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें हैं। सो एक मुख्तसर नुस्खा अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से करीबी से जाकर लिखवा लें। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट चार्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि डाइट चार्ट आप कह रहे हैं फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा जी जी, डाइट चार्ट इस तरह प्रैक्टिकली फॉलो करना मुश्किल है। जिस तरह मैं अगर आप बता दूं आज आपको कि फीका खाना खाएं तो बिल्कुल दिल ही नहीं करेगा, सारा दिन खाने को दिल ही नहीं करेगा। सो प्रैक्टिकली मुश्किल होता है खाना। सो बेसिकली चंद वो खाने जो डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं से ही अवॉइड करना चाहिए, बाकी हजारों चीजें हैं खाने की। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, हनीफ सुमरो साहब हैं शिकारपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हनीफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे मेसेनिया ग्रेविस की बीमारी है और उसकी वजह से मैं कैप्सूल खा रहा हूँ। किस चीज की बीमारी दोबारा? डॉक्टर साहब, मैं इसमें बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, नबीला है कोट अद्दू से। जी अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी, मेरी ना जो आंखों की ये पलकें है ना, इधर ना बहुत ज्यादा लर्जी रहती है, पट्टों में दर्द रहता है और ना दिमाग के अंदर दर्द होता है। सर में दर्द नहीं होता, दिमाग के अंदर दर्द होता है। दिमाग के अंदर दर्द होता है? जी, तो डॉक्टर पे गई हूँ, नजर आंखें वगैरह चेक भी करवाई हैं। उन्होंने कहा नहीं आंखें वगैरह ठीक है आपकी, सब कुछ ड्रॉप लिख देते हैं, बस उससे वक्त तौर पे तो आराम आ जाता है। फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ना खराब होती है, तो डॉक्टर साहब से गुजारिश है कोई मुझे अच्छा सा अगर। डॉक्टर साहब जी जी ज़रूर, मैंने आपके सारी अलामतें सुन ली हैं। बेसिकली सारी एनजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें बता रहे हैं, जिस तरह दिमाग के अंदर दर्द हो रहा है, इसको हम डॉक्टर में टेंशन हेडेक बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ अद्वियात भी हैं, वो आप करीबी डॉक्टर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसके पास जाकर आप लिखवा सकती हैं। तो बेसिकली कोई ख़तरनाक ये चीज़ें नहीं हैं। एनजाइटी डिप्रेशन की ये सारी अलामतें बताई हैं जो आँखों में भी आ रही हैं, जिस्म में दर्द हैं या पट्ठों में दर्द हैं, तो उसके लिए आप इनको IBS की अलामतें भी हो सकती हैं। इस तरह पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें लिंक हैं, लेकिन जो इस टाइम इन्होंने बताई हैं सारी एनजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें हैं। सो एक मुख्तसर नुस्खा अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से करीबी से जाकर लिखवा लें। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट चार्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि डाइट चार्ट आप कह रहे हैं फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा जी जी, डाइट चार्ट इस तरह प्रैक्टिकली फॉलो करना मुश्किल है। जिस तरह मैं अगर आप बता दूं आज आपको कि फीका खाना खाएं तो बिल्कुल दिल ही नहीं करेगा, सारा दिन खाने को दिल ही नहीं करेगा। सो प्रैक्टिकली मुश्किल होता है खाना। सो बेसिकली चंद वो खाने जो डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं से ही अवॉइड करना चाहिए, बाकी हजारों चीजें हैं खाने की। एक कॉलर हमारे साथ है, हनीफ सुमरो साहब हैं शिकारपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हनीफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे मेसेनिया ग्रेविस की बीमारी है और उसकी वजह से मैं कैप्सूल खा रहा हूँ। किस चीज की बीमारी दोबारा बताइए?
60 मिलीग्राम की। आपको किस चीज की बीमारी है? मेसेनिया ग्रेविस। स्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कैप्सूल एक खा रहा हूँ, मैं पेट के मैदे के लिए, डेक्स्ट्रा 60 मिलीग्राम का। जी जी। ठीक है। तो वो 2 साल से ज्यादा हो गया अरसा। मैंने नेट में देखा था कि ये 2 साल से ज्यादा खाने से नुकसान देता है और ये कान मान बंद हो जाते हैं, पेट में बहुत नुकसानकार है। 2 साल से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अभी ये नहीं खा रहा हूँ तो मुझे तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, ये कैप्सूल नहीं खा रहा हूँ। जी जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। आप मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं, तो इन मरीजों में मैदा खराब रहता है। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये जो कैप्सूल है अगर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं। तो इसका ये तरीका है, जो 60 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आप इस्तेमाल करें, आप बवक्त ज़रूरत रखें। आप इसको 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन तक इस्तेमाल करें। जब आपकी अलामतें मैदे की ठीक हो जाएं, फिर इसको आप छोड़ दें। आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते अगर आपको अलामतें नहीं हो रही, बिल्कुल इस कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। फिर दोबारा अगर मैदा ख़राब होता है आपको, उस तरह जलन, तेज़ाबियत या बदहज़मी, तो ये कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके जिस्म को मुतासर करेगा। आप बवक्त ज़रूरत कई सालों तक, इवन 5 साल, 10 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरीके से ये IBS एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा था। डॉक्टर मोहम्मद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि IBS जो है एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको रूल आउट करने के लिए जो सिम्टम्स हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं, और मेडिकेशन के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आपको मसला क्या है और आपने कैसे इसको ठीक करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। आपको पता है कि रोज़ हम एक हैक देखते हैं सोशल मीडिया पे सुपर फूड के हवाले से। कभी एवोकाडो के बारे में कहा जाता है, कभी जो है हमें लगता है कि चिया सीड्स जो हैं वो सुपर फूड है, और इसके साथ साथ जो है रोज़ एक ऐसा फूड जो है मुतारिफ करवाया जाता है जो कि सुपर फूड के ज़िम्रे में आता है। ब्लूबेरीज़ के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये भी सुपर फूड है। मगर जहाँ हेल्थ इंडस्ट्री, कॉस्मेटोलॉजिक इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, तो सुपर फूड्स दिन ब दिन जो है वो नए से नए जो हैं मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा सी बकथॉर्न बेरीज के हवाले से। सी बकथॉर्न बेरीज जो है ऑफ कोर्स एक सुपर फूड है, और छोटे से नारंगी रंग का ये जो फल है ये यूरोप में पाया जाता है, और बेशुमार एशियाई हिमालयाई इलाकों में भी ये पाया जाता है, और सदियों से इन्हें रिवायती तिब में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हालिया बरसों में जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जो है ये सुपर फूड जो है अब खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया हुआ है, और इसलिए आज हम सुपर फूड, गोल्डन बेरी, ब्यूटी बेरी जैसे नामों से भी इसको पुकारा जाता है। अब सी बकथॉर्न जो है उसमें कौन कौन से अज्जा हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि ना सिर्फ खाने के काम आते हैं बल्कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने आप को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो, और स्किन से रिलेटेड जो है आप कौन से जो हैं किन किन सीरम्स में ऐड कर सकते हो, किन किन पॉलिशेस में ऐड कर सकते हो, किन किन क्रीम्स में ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद इन्हांस हो सकती है। और हम आज इस पर बात करेंगे सी बकथॉर्न जो है दुनिया का नया सुपर फूड क्यों कहा जा रहा है, और जिल्द को निखारने में, बालों को निखारने में इसका क्या रोल है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में ये पाया जा रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट हर्बलिस्ट हैं आपा नैयर। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। आप हर बार कोई ना कोई नई चीज जो है वो लेकर आती हैं। हाँ जी। तो ये जो सी बकथॉर्न है, हाँ जी, इसका क्या फायदा है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट में आ रही है, और इससे हम कैसे फायदा ले सकते हैं? जी ना, जिस तरह से जब आया मोरिंगा आया तो लोगों के लिए था कि पता नहीं ये मोरिंगा क्या है, और इम्पोर्टेड ही आता है, और लोगों ने उसको ले के
पैकिंग्स के अंदर जो है वो यूज करना शुरू किया, जबकि सुहांजना सदियों से हमारे गांव देहात तो भरे हुए इसके साथ सुहांजने की फलियां जो है वो पकती हैं। उसके बाद जो है वो सुहांजने की जो जड़ है, रूट है, इसका अचार जो है वो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हमारी नानियां दादियां जो है वो सुहांजने का अचार बना रही। इसी तरह सीबकथॉर्न पे जब मैंने स्टडी की, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ और प्रोडक्ट जो है वो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ, तो सीबकथॉर्न की मैंने जितनी स्टडी की उसके अमेजिंग रिजल्ट थे। जस्ट लाइक एक आप इसको कह लें कि ये एक ब्यूटी बेरी है, और ये वो बेरी है, अच्छा जिस तरह से भी आपने बात की कि इम्पोर्टेड, जब हम लोग गिलगित वगैरह वाली साइड पे, हुंजा वाली साइड पे जाएं तो जैसे यहाँ पे सड़कों पे बेर और शहतूत, आजकल जामुन जो है वो भरा हुआ है, इसी तरह वहां पे जो है ये सीबकथॉर्न बेरी वहां पहाड़ों पे और हर जगह के ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्या पता ही नहीं है। मैं वहां से सोर्स लेके आई कि कहां से मुझे जो है वो इसका एक इकोनॉमिकल और 100% प्योर जो है वो इसका ऑयल मिलेगा। फिर मैंने वहां से ऑयल मंगवाया, उस पे मैंने सारी अपनी प्रोडक्ट की कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी की। एक प्रोडक्ट आपकी भी फेवरेट रही है और आपने बहुत ज्यादा यूज भी किया है, कर भी रही है, जो मैंने एक स्पेशल अपनी उपटन क्रीम बनाई थी। उसका मेन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट, दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ सीबकथॉर्न ऑयल भी उसके अंदर ऐड था। तो जो सीबकथॉर्न है, यकीन करें कि इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट है। ये सीबकथॉर्न, इसको गोल्डन बेरीज अगर आप कहें, ब्यूटी बेरीज कहें, तो आप यकीन करें कि जो है वो कम नहीं होगा। और सुपर फूड तो ये है ही है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी के अलावा इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ये वो वाला विटामिन ए है, वो वाला बीटा कैरोटीन है जो एंटी एजिंग है। आपके इंटरनली अगर आप इसको खाते हैं, बेरीज का इसका जूस भी है, इसका पाउडर भी अवेलेबल है। मेरे ब्रांड के अंदर भी मैंने एक पाउडर जो है वो इसका लॉन्च किया हुआ है। तो ये वाला 1 टेबलस्पून आप अगर जो है इसका पाउडर आप 15 दिन ले लें, 15 दिन छोड़ दें या महीना 1.5 महीना ले लें, आप बिलीव करें कि ये आपकी जो बढ़ती हुई उम्र के असरात हैं उन्हें कम करेगा। आपकी स्किन जो है वो ढलकने से बचाएगा, झुर्रियां नहीं आएंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। और प्लस जो बीटा कैरोटीन है इसके अंदर, विटामिन ए है, वो आपकी आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी नजर के लिए बेहतरीन। अच्छा, ये ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है? ये ऑरेंज कलर की छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि फ्रेश नहीं आती। अच्छा, हमें याद है वो छोटी छोटी लगी होती है, हमें लगता है ये ऑरेंज बड़े हो जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल उसकी जो है ना ब्रांचेस के साथ साथ जो है ना वो गुच्छों की सूरत में लगी हुई होती हैं। और ये जो है वो अभी हम करेंगे, अपनी डेमो करेंगे, उसके अंदर बताऊंगी कि आप जो है वो किस किस तरह से इसको खाने में और फेस पे लगाने में और बालों में लगाने पे किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको खाते भी हैं? जी जी बिल्कुल। इसका तो जो पाउडर अवेलेबल है, इसके जूसेस हैं, इसका ऑयल है, जिसको आप जो है वो अपने हिसाब से, अपनी एक नेचर के हिसाब से, कुछ लोग हैं जिनकी ऑलरेडी जो है वो ऑयली है, स्किन ऑयली है, तो उनके लिए इसके जूसेस बेहतर है। जिनकी जो है वो स्किन ड्राईनेस है, जिनके बालों में बहुत ड्राईनेस है, या हर वक्त स्किन उनकी गर्मियों में भी ड्राई रहती है, उनके लिए सीबकथॉर्न ऑयल जो है वो इसके कमाल के रिजल्ट है। ये सीबकथॉर्न ऑयल के हवाले से बात करनी है, ये ऑयल ही बालों में लगाया जाता है या कोई मास्क बना के लगाया जाता है? इसको ये बेसिकली जो है वो इसकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक तरह का आपका एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल के अंदर इसको जो है वो मिक्स करके आप अपने बालों में जो है वो इसको लगा सकते हैं। बालों में इसके साथ एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बालों को पूरी न्यूट्रिएंट्स इसके साथ मिलेंगे, पूरी एनर्जी मिलेगी, और ये ग्रीसी नहीं है, ये ऑयल स्टिकी नहीं है। तो इसका हम मास्क भी बना सकते हैं, इसका हम जो है वो टोनर भी बना सकते हैं, और इसको हम जो है वो ऑयल फेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में भी आप खा भी सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका जो ऑयल है वो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे डेमो भी कराऊंगी। जूसेस की सूरत में इसको कैसे पी सकते हैं, और फेस पे कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम जूस की इसकी बात करें तो जूस जो है वो अवेलेबल हैं, इसके टिन पैक वगैरह के अंदर आए हुए, क्योंकि जब हमारे तक ये बेरीज आती हैं तो जूस फॉर्म में आती हैं या ड्राई फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से अनारदाना होता है, ठीक है। अनारदाना आप देखें कि जब ड्राई हो जाता है तो उसका जो पूरा पल्प है उसके साथ ड्राई होता है और उसका पूरा फ्लेवर उसमें आ रहा होता है। इसी तरह जो इसके सीड्स हम तक आते हैं
तो हम उसको जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर बना के उसको थोड़े हनी के अंदर थोड़ा लेमन जूस उसमें डाल के, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है, ये नहीं है कि इसका टेस्ट जो है वो आप खाएं तो आप इसको खा ना सकें। तो इसका जैसे अनारदाने का टेस्ट है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो पाउडर फॉर्म में इजीली अवेलेबल हैं, इसके सीड्स बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं। तो आप इसको मंगवा के और जो है वो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जैसे स्मूदी बनाई है उसमें डाल ले, आप कोई भी नाश्ता बना रहे हैं, जैसे हम फ्लैक्स सीड का जो है वो उसमें आटा डाल लेते हैं, उसी तरह से 1 टेबलस्पून आप किसी भी तरह से, इसकी चाय बहुत मजे की बनती है। अच्छा, इसका कहवा बहुत मजे का बनता है। 1 कप आप गर्म पानी का करें और 1 चाय का चम्मच इसके जो मोटा कुटा हुआ इसके जो सीड्स हैं वो आप डालें दम के अंदर। आप थोड़े से इसमें 3-4 पत्तियां जो है वो पुदीने की डाल सकती हैं, थोड़ा सा लेमन और हनी स्क्वीज करके आप लें, इतना मजे का इसका टेस्ट है। अच्छा, ये ड्राई फॉर्म में आता है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल। ये अच्छा, तो सीड्स इसकी क्या आती हैं। प्राइस होती है? प्राइस इसकी अगर तो प्योर है, ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई इसके अंदर मिक्सिंग नहीं है, तो ये तकरीबन आप लगाएंगे 4,000 to 5,000 पर केजी तक जो है मैं इसको मंगवाती हूँ। अच्छा, सी बकथॉर्न को? हाँ जी, सी बकथॉर्न के जो सीड्स ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फ्रूट तो यहाँ आते आते खराब हाँ जी, हो जाएगा। इसके जूसेस आते हैं, इसका फ्रूट नहीं आता। आप देखें अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, वहाँ का आलू बुखारा, वहाँ की चेरीज, वहाँ की खुबानी डिफरेंट है, इतनी टेस्टी है, और वहां से नीचे आते आते वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल लूज हो जाती है और टेस्ट उसका जो है वो खत्म हो जाता है और खराब होने वाली हो जाती है। तो ये वहीं पे तोड़ी जाती है, वहीं पे जो है वो खाई जाती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह ये आपके इम्यून को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, इसी वजह से तो ये एंटी एजिंग है, ये आपकी जो एज है उसको स्टॉप करता है, आपकी एज को जो है ये रिवर्स करता है, फुल स्टॉप लगाता है। ये जिनके जॉइंट्स पेन वगैरह जिन लोगों के बहुत ज्यादा होती हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 मोस्टली आप देखें नट सीड्स वगैरह के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होती हैं। ये वो बेरीज हैं कि जिसके अंदर ओमेगा 7 जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड है, ओमेगा 9 इसके अंदर फैटी एसिड जो है वो ऐड है, और ये वो वाले फैटी एसिड्स हैं जो आपकी इम्यून को बेहतर करने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरे नंबर पे जो मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले कि जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत टैनिंग थी, बहुत पिगमेंटेशन थी, बहुत ज्यादा फ्रैकल्स थी, दाने थे, दानों के बाद के दाग धब्बे थे, जिन लोगों ने इस चाय को जो है वो कंज्यूम किया, चाहे इसका जूस लिया, आप बिलीव करेंगे कि ग्लूटाथायोन के साथ भी वो वाले रिजल्ट नहीं आए जो रिजल्ट इसके साथ जो है वो मिले। स्किन को बहुत ज्यादा इसने जो है वो ग्लो किया, जस्ट लाइक आप कह ले इसको कि ये आपकी जो है वो एक ग्लास स्किन कोरियर स्किन वाला जो इफेक्ट है, इसको अगर आप रेगुलर 12 से 15 दिन लेते हैं तो आप बिलीव करें आपकी नजर तेज होगी, आपके चेहरे से जो भी दाग धब्बे हैं आपकी स्किन की टोन को इवन करेगा, आपकी स्किन पे इसके साथ ग्लो बहुत ज्यादा आएगी। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर फॉल जो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। आपकी यानी कि फुल बॉडी को अंदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली आपको प्रॉपर जो है ये हाइड्रेट जो है ये सब खा सकते हैं, ये तो नहीं है कि जिनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शुगर वाले हैं, डायबिटिक इशू हैं या बीपी के इश्यूज हैं, जिनकी कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई उस तरह की जो है वो मेडिकेशन जो है वो ले रहे हैं, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, या जिन्हें स्टमक के कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है। या प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं या वो मदर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो बगैर डॉक्टर से मशवरा किए ना लें। अदरवाइज इसको जो है वो कोई भी ले सकता है, बल्कि ये शुगर को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फ्रूट में होता है ना कि शुगर होती है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपने नहीं, इसके अंदर शुगर का कंटेंट नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इस वजह से ये आपके जो है वो मेटाबॉलिक को जो है वो फास्ट करती है और आपकी शुगर को जो है ये नॉर्मल रखती है। ठीक। अच्छा, ये ब्यूटी बेरीज जो हैं आपा मुझे बताइएगा कि हम लोग घर में जो है, ऑफ कोर्स क्योंकि घर में जो है हम तो वही बताते हैं खवातीन को जो घर में रेमेडीज बना सकती हैं। जी बिल्कुल। तो हम घर में इसका क्या क्या बना सकते हैं? हाँ जी, घर के अंदर जो है वो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आप अगर बेरीज ये सीबकथॉर्न सीड्स घर पे मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है वो ऑयल सीरम के अंदर इसको ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं।
आपको ऑयल फेस पे सूट नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले बात की, तो आप इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो इसका पाउडर है वो आप जो है वो उसका फेस मास्क, फेस एक्सफोलिएटर, क्योंकि इसके जब हम ग्राइंड करते हैं इसके बारीक बारीक से जो ग्रेन्स हैं वो एक स्क्रब का, एक्सफोलिएशन का जो है वो काम देते हैं। तो ये बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जैसे आजकल स्किन पॉलिश का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, फेस पे जो है वो ब्लीच वगैरह, और वो उनके साइड इफेक्ट्स आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके साथ आप अपने फेस के ऊपर जो है वो अर्जेंट फेशियल या स्किन पॉलिश का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्किन पॉलिश का बेसिकली मकसद यही है कि वो आपकी ड्राई डेड लेयर को रिमूव करती है, दाग धब्बों को खत्म करती है, स्किन पे ग्लो लेके आती है, और आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर जो है वो एक कंप्लीट फेशियल के रिजल्ट देती है। तो हम इसको यूज करते हुए आप कंप्लीट एक फेशियल के रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, कोलेजन के हवाले से आपने बताया था कि जो कोलेजन है ये कुदरती कोलेजन है, हाँ जी, या ये आपको गोरा करती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कोलेजन जो है ये आपका जो है वो ब्लॉक बिल्डिंग है आपकी बॉडी के अंदर के, ये वो सेल्स हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है। ये एज के साथ साथ जब कम होना शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी सैग करती है, स्किन पे ग्लो खत्म हो जाती है और स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है वो कोलेजन बूस्टर जो है वो आए हुए हैं, पाउडर फॉर्म में आए हुए हैं, तो वो सो एक्सपेंसिव, हर बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे मैंने देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये हलाल है या हराम है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जेलाटिन वगैरह और इस तरह की जो है वो चीजों के साथ जो है वो बनता है। तो ये आपका बेसिकली जो है ये वो वाला कोलेजन है कि जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, सेफ है, हलाल है, और आपकी बॉडी पे ये पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि आया ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो जाएगा, या शुगर तो नहीं हाई हो जाएगी, या किसको सूट करेगा या किसको सूट नहीं करेगा। तो इसके साथ इस तरह की कोई भी जो है वो चीज नहीं है, ये हर एक ले सकते हैं। अगेन कि जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई जो है वो स्टीरॉइड बेस्ड जो है वो इस तरह की चीजें वगैरह मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, या प्रेग्नेंट वीमेन है, वो अवॉइड करें, बाकी हर कोई इसको जो है वो ले सकता है। ठीक है, दिल के मरीजों के लिए भी बेहतर चीज है। जी जी बेहतरीन है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर वो वाले फैटी एसिड्स हैं कि जो आप कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बॉडी से निकालते हैं या आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ये बेहतर। ठीक है आपा, हमने बहुत सी डिस्कशन तो की है इस हवाले से, इसकी इफादत के हवाले से, जो सुपर फूड है सी बकथॉर्न बेरीज, जिसको ब्यूटी बेरीज भी कहते हैं। हम वापस आके ब्रेक से आपको बताएंगे कि आपने घर में जो है इसके सीड्स के साथ या इस फ्रूट के साथ, सुपर फूड के साथ आपने कैसे प्ले करना है, सीरम्स कैसे बनाने, लोशंस कैसे बनाने हैं, और बालों के लिए जो है कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करनी है। तो यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे सी बकथॉर्न बेरीज के हवाले से, जिसको ब्यूटी बेरीज भी कहते हैं, और हम आपको लाइव डेमो करके दिखाने लगे कि आपने ये जो सी बकथॉर्न बेरीज है ये कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन से सीरम्स बनाने हैं, और हमें इंस्ट्रक्ट करेंगी आपा। जी आपा। हाँ जी, ये देखें हिना, ये इस तरह से हैं, सी बकथॉर्न के जो सीड्स हैं आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह से अनारदाना होता है, इसका टेस्ट भी उसी तरह ही है, ठीक है। और इसको आपने अगर इसकी चाय पीनी है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जो है ना वो ब्लेंडर के अंदर जो है ना इसको ब्लेंड कर लेना है। ये इस तरह से इसका जो है ये पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अगर गोरे चिट्टे होना चाह रहे हैं, आप चाह रही है आपकी ग्लास की कोरियन ग्लास स्किन जैसी जो है वो आपकी स्किन जो है वो चमकदार हो, दानों के दाग धब्बे खत्म हो, अगर फेस पे आपकी झुर्रियां आ रही हैं, आप 40 साल या 50 की हैं, तो आप चाह रही हैं कि आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां वगैरह ना आए, आपकी स्किन लूज ना हो, आपकी नजर कमजोर ना हो, आपके बाल ना गिरे, तो आप इसको जो है वो कम से कम महीने से 1.5 महीना इसकी जो है वो निहार मुंह आप चाय लें। 1 कप आपने गर्म पानी का करना है, 1 खाने का चम्मच इन बेरीज को आपने डालना है, हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर लें, थोड़ा सा हनी डाल लें। ये इतना मजे का इसका जो है वो टेस्ट आपको इसका मिलेगा, तो आप इसको डेली बेसिस पे जो है ले। ये आपकी जो है वो ब्यूटी ड्रिंक है, ठीक है, ब्यूटी शॉट है, मतलब ब्यूटी शॉट्स, ठीक है।
उसके बाद जो है वो हम ऑयल बनाएंगे। जिस तरह से हम सीबकथॉर्न ऑयल की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा मिच्योर स्किन है, गर्मियों में भी जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है, आपने क्या करना है, तिलों का तेल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो तिलों सीड का, ऑयल। हाँ जी, तिलों का आपने जो है वो सीड ऑयल जो है ये ले लिया। इस तरह से 100 ml के करीब जो है ये तिलों का तेल है। इसके अंदर आपने इस तरीके से जो है वो, बहुत ईजी है, एक चीज जो है वो आप जब इसको बनाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो ये नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि पता नहीं अब इसका रातों रात जो है आप, वो, हाँ जी, आप, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो इसको एक खाने का चम्मच 100 ml ऑयल के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो है वो ये नीचे जाना शुरू होंगे और इसका आप देखें कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने 1-2 दिन के अंदर अंदर यूज करना है खाने में या फेस पे लगाने में, तो आप इसको जो है वो गर्म पानी के अंदर जो है वो इसको रख दें थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका सुबह तक ये वो वाला ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा कि आप इसको रात को सोने से पहले 1 चाय की चम्मच इसका ऑयल जो है वो आप कंज्यूम कर लें, पी लें। अच्छा, ये पीना है? जी, इसको 1 चाय का चम्मच आप पी लें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे फेस पे आप इसको 1 चाय का चम्मच ये वाला ऑयल लें, इन्फ्यूज सीबकथॉर्न, और इसके अंदर आपने साथ थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिक्स कर लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके आपने चेहरे को वॉश करके पूरे फेस पे आप लगाएं, अच्छे से मसाज करें, ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, आपकी स्किन की जो झुर्रियां उसको खत्म करेगा, स्किन को टाइट करेगा, और आपकी जो आई साइड पे जो रिंकल्स आ रही हैं, जो क्रोफीज आपकी आ रही हैं, ये उसको भी जो है ये खत्म करेगा। तो ये फुल बॉडी की आप जो है वो ग्लोइंग के लिए आप इसको जो है ये यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑरेंज कलर का आपका, ठीक है। इसको छान लें इसके बाद? हाँ जी, इसको जो है वो 4-5 दिन तक ये पड़ा रहे, उसके बाद स्टेन कर ले। नहीं भी स्टेन करेंगे ये 6 महीने साल पड़ा रहेगा, ये खराब नहीं होना। ठीक है, इसकी क्वालिटीज जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो आती चली, इसमें आप और खत्म होने वाला हो और ऑयल इसके अंदर जो है वो आप डाल दें। ठीक है, ये देखें, ये ऑरेंज कलर का आपका लेना, आपने तिलों का तेल है और खालिस तिलों का तेल लेना है। कोल्हू से ले लें? हाँ जी बिल्कुल, आराम से मिल जाता है। कोल्हू पे जाए आप, अपने सामने जो है वो तिल लेके, वहीं पे उन्होंने कोल्ड प्रेस की मशीनें लगाई हुई हैं, तो आप अपने पास खड़े होके तो आप जो है वो निकलवा लें। इसके बाद जो है वो मैं आपको जो है वो एक फेस पैक जो है वो बनाना बताऊंगी। ये फेस मास्क भी है, ये आपका एक्सफोलिएटर भी है, और आपकी ये क्रीम भी है। आपने क्या करना है, इसके लिए लेना है गंदम का आटा। मैं बेसन इसलिए नहीं अपनी रेमेडीज के अंदर इंक्लूड करती कि अगर 10 लोगों ने यूज किया 2 को सूट करता है, 8 की ये कंप्लेन आती है कि हमारे चेहरे पे दाने। हाँ जी, 1 चाय की चम्मच के बराबर आम जो गंदम का आटा है आपने जो है वो ले लेना है, और 1 चाय की चम्मच के बराबर ही ये जो सीबकथॉर्न बेरीज आपने जो है वो ब्लेंड की हैं, आपने वो ले लेना है। ठीक है, ये 2 चीजें आपने ली, और इसके अंदर आप डालेंगे साथ हनी। हनी आपको पता है बहुत अच्छा जो है ये मॉइस्चराइजर है। इसमें आपने जो है वो 1 चाय की चम्मच इस तरह से हनी डाल लेनी है, और साथ आपने थोड़ा सा इसके अंदर दही ऐड करना है। दही डाल लें या दूध डाल लें, दोनों में से आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मिक्स करें। ये आपका बहुत जबरदस्त जो है वो एक फेस पैक। इसको यूज आपने किस तरह से करना है, आपने फेस को वॉश कर लिया रात में, आपने कहीं बाजार वगैरह नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, तो आपने क्या करना है, इसको पूरे फेस के ऊपर आप जो है वो लेप कर लें। ठीक है, अगर सख्त है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दही और नहीं, बिल्कुल ये देखें इस तरह से पेस्ट होनी चाहिए कि आपकी जो पेस्ट है वो गिरे भी नहीं और बहुत सख्त भी ना हो। ठीक है, ताकि पतली सी लेयर आपके पूरे फेस पे जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकें। तो इसको आपने क्या करना है, पूरे फेस पे, अपनी आई जोन पे, अपनी नेक पे, अपने हाथों पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दे। 10-15 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर। हाँ, ये तो एक्सफोलिएटर बहुत अच्छा बन चुका है। जी, ये आप बिलीव करेंगी कि एक ही टाइम के यूज के बाद जो है ना वो आप शीशे को देखकर खुद कहेंगी कि वाओ अमेजिंग रिजल्ट। तो जिन लोगों के दानों के बाद के दाग धब्बे किसी भी तरह से नहीं जा रहे, आप बिलीव करें एक ही दफा यूज के बाद जो है वो 50% आपके दानों के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, आपकी छाइयां इंशाल्लाह ताला खत्म होंगी। और आप देखें कि तकरीबन 20 रुपए के अंदर जो है ये आपने एक इंतहाई कीमती जो है ये
कंप्लीट फेशियल पैक जो है ये आपने बना लिया है। हम जाते हैं एस्थेटिक्स के पास, ये कर दे वो कर दे, जी जितने महंगे महंगे, हाँ जितने महंगे महंगे आप जो है वो सीरम जो है वो लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं जो है वो जिन लोगों को ऑयल सूट नहीं करता या इतना टाइम नहीं है कि वो ये फेस पैक बनाए और इसको जो है वो यूज करें, वो क्या करें, जिस तरह से मैं बार बार जो है वो एक्सट्रैक्ट्स का जो है वो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये आप बना के रख लें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने जो है वो ग्लिसरीन ली है और ग्लिसरीन जितनी है उतना ही आपने इसके अंदर जो है वो मिनरल वाटर ले लें, डिस्टिल्ड वाटर ले लें, कोई भी आप जो है वो उसके अंदर आप पानी डाल लें। ठीक है, अगर 50 ml ग्लिसरीन है, 50 ml आपने इसके अंदर जो है वो वाटर ऐड किया है, तो इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच सीबक थोन बेरीज का ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक पाउडर है, नहीं, डायरेक्ट। हाँ, हमने पिसी हुई डालनी है आपने, ये पिसी हुई डालनी है आपने, डायरेक्ट नहीं डालनी। ठीक है, ये आपने डाल दिया। साथ हम इसके अंदर जो है वो ½ टीस्पून जो है वो मुलट्ठी पाउडर, मुलट्ठी भी आपको पता है कि स्किन को व्हाइट करने के लिए, कलर टोन को बेहतर करने के लिए, ग्लो देने के लिए, सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए बेहतरीन है। ½ टीस्पून इसके अंदर जो है वो हमने मुलट्ठी पाउडर डाल दिया और ½ टीस्पून ही हमने इसके अंदर जो है वो हल्दी का पाउडर डालना है। कोशिश करें कि जो हल्दी है ये खालिश होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, खालिश होनी चाहिए। इसको आपने मिक्स करके 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये आपका बेहतरीन, ये वो वाला आपका जो है वो एक्सट्रैक्ट रेडी हो जाएगा ही ना, कि आजकल खवातीन ने, बच्चियों ने, मर्दों तक ने जो है वो क्रीमें लगा के अपनी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डैमेज की हुई है, कि स्किन बहुत ज्यादा रेड, इचिंग, खारिश हो रही होती है। ठीक है, क्रीम को छोड़ दें तो उसके बाद फिर और छाइयां और इस तरह के 4 दिन छोड़ देना है, ये 4 दिन छोड़ना है। 4 दिन के बाद इसको मलमल के कपड़े से आप स्टेन कर लें। ठीक है, ये आपका जो है वो इस तरीके का जो है ये एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो साथ थोड़ी सी एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर लेनी है। एलोवेरा जेल आपने फ्रेश नहीं लेनी, एलोवेरा जेल आप किसी भी अच्छे ब्रांड की जो है वो ले सकते हैं। तो एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करके ये आप दिन में 4 दफा लगाएं, आप दिन में 5 दफा लगाएं। ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगी जो डैमेज हो गई है क्रीम्स वगैरह लगा के, या क्रीम नहीं भी लगाई, जिन लोगों की स्किन पतली है, धूप में निकलने की वजह से सन टैन हो गया, सन बर्न हो गई है और बहुत ज्यादा ईचिंग, रैश, खारिश, एलर्जीज वगैरह हो रही हैं, तो ये वाला जो एक्सट्रैक्ट, क्योंकि क्रीम वगैरह आप लोग नहीं लगाएंगे, क्रीम को अवॉइड करें। गर्मियों के अंदर पसीना आता है तो उसके बाद जो है वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स जो है वो उसके साथ बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये वाला जो सीरम आप किसी भी कंटेनर के अंदर डाल के आप अपने साथ कैरी करें। हाँ जी, तो आप जो ये वाला एक्सट्रैक्ट है आप बिलीव करें, दिन में 3 दफा लगाएं, 4 दफा लगाएं, सुबह निकल रहे हैं फेस को वॉश करने के बाद आप इसको लगाएं, रात में आए, रात में लगाएं। 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, इचिंग, रैश, खारिश खत्म हो जाएगी और कलर टोन जो है ये इसके साथ बहुत बेहतर होगी और स्किन को ये बहुत ज्यादा ग्लो देगा और ब्राइट करेगा। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी ने आपा से मशवरे लेने हैं, अपनी स्किन के मुतालिक कुछ पूछना है, इस सुपर फूड के मुतालिक कुछ पूछना है, तो आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। जी आपा, तो हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा हाइड्रेटिंग बन हाँ जी, देखें किस तरह से स्किन में हाँ जी पेनिट्रेट हो गया, कोई ग्रीसी नहीं, क्योंकि तिलों के तेल की यही क्वालिटी है कि वो पेनिट्रेट हो जाता है और कोई चिपचिपापन और ऑयल नहीं छोड़ता, लेकिन होना खालिश चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है वो कोई ले लेंगे जिस तरह से पैराफिन ऑयल या जो बेबी ऑयल होते हैं, वो आपके स्किन को आपकी स्किन के सरफेस पे रहते हैं, वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जो है वो इसके साथ जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने बालों के लिए, जिनके जो है वो बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, रफ है, ड्राई है बाल, तो उसके लिए हमने जो सीबक थोन बेरीज हैं, इनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमने अपने बालों के अंदर किस तरह से इन्फ्यूज करने हैं। ठीक है, इसके लिए अगेन जो है जो सीबक थोन हमारी बेरीज है, हमने इसका पाउडर लेना है। ठीक है, जो हमने इस तरह से ग्राइंड किया है, आपने क्या करना है, अपने बालों के हिसाब से जो है ये देखें 2 टेबलस्पून के करीब हमने जो है ये इस तरह से जो है ये बेरीज का पाउडर ले लिया और इसके अंदर जो है वो हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ठीक है, आप प्योर वाली भी ले सकते हैं, आप जो है वो इस तरह से किसी भी अच्छी कंपनी की जो है वो ले सकते हैं। सिंपल, ये 2 चीजों को आपने अच्छे से जो है ये मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट के लिए आपने छोड़ना है। ठीक है,
इस तरीके से ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो स्टेन कर लेना है। ये आराम से जो है वो स्टेन हो जाएगी। तो इसकी जो जेल है, ये वाला जो वाटर है, आपने क्या करना है, धुले हुए बालों के अंदर आपने धुले हुए बालों में रूट्स, लेंथ, हैंड पे, सारे बालों पे लगा दें। 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहने दें। उसके बाद सादे पानी से धोना, अपने शैम्पू नहीं करना। आप बिलीव करेंगे कि एक ही दफा इस्तेमाल के बाद आपके बालों में एक तरह से, हाँ जी, बोटॉक्स के आपको जो है वो इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। बोटॉक्स जी ठीक है। नबीला साहिबा है जी, अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे चेहरे पे ना छाइयां भी हैं और ना स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है, तो जिसके लिए क्या ये सेक तोरन बेस्ट रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमारा आज का जो सेगमेंट है स्पेशल है ही इस तरह के इश्यूज के लिए कि बहुत ज्यादा सन टैन, सन बर्न, छाइयां, पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है, टैनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जो एक्सट्रैक्ट मैंने जो है वो आपके साथ शेयर किया है, जिसको हमने ग्लिसरीन, वाटर, मुलट्ठी, हल्दी और सीबकथोर्न बेरीज का पाउडर डाला है, ये आप बना के रखें। इसको जो है वो आप दिन में अगर घर पे ही होती हैं तो 3-4 दफा आप जो है वो इसको यूज करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके साथ जो हमने कहवा इसका शेयर किया आपके साथ, 1 कप जो है वो पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच ये डालें, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा हनी डाल के ये दिन में बेशक आप 2 दफा लेना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, नबीला सुन रही होंगी। ऑफ कोर्स आपा ने मशवरा दे दिया है, और बार बार जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है तो वो हमारे सोशल मीडिया पे जो है प्रॉपर सेगमेंट लगा होता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आपा हेयर के हवाले से बात करते हैं। हाँ जी, हेयर के लिए अच्छा सीबकथोर्न ऑयल, ठीक है। जिस तरह से हमने जो है वो बात की तिलों के तेल की, तिलों के तेल के साथ हमने जो है वो फेस के लिए जो है वो सीरम बनाया। सीबकथोर्न का जो है वो आपने ऑयल अपने बालों के लिए जो है वो किस तरीके से बनाना है, आपने क्या करना है, 100 ml आपने बादाम का तेल लेना है, 100 ml जैतून का तेल लेना है, 100 ml आपने तिलों का तेल लेना है, और 100 ml ही आप कोकोनट ऑयल अगर सूट करता है, क्योंकि मैंने देखा है कोकोनट ऑयल काफी लोगों को सूट नहीं करता। अगर अकेला वो लगाते हैं तो वो कहते हैं इससे हमारी स्किन और ज्यादा डैंड्रफ आ गई है और स्किन हाँ जी ड्राई हो जाती। तो कुछ लोगों को अगर सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल डाल दें। 100 ml आपने ये लिए, और तकरीबन 100 ग्राम के करीब ही आपने जो सीबकथोर्न की बेरीज है इसका पाउडर उसके अंदर डाल के आपने क्या करना है, ये वाला ऑयल आपने गर्म पानी के अंदर रख देना है, ठीक है। और शीशे के कंटेनर में इसको, शीशे की बोतल में, जैसे जैम वगैरह की बोतल्स खाली होती हैं उसके अंदर बनाना है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं बनाना, और इसको धूप में नहीं रखना, ठीक है। गर्म पानी में आप रख के इसको ढक्कन लगा के 3-4 दिन के लिए छोड़ दें। 3-4 दिन के बाद आप इसको स्टेन करें, ठीक है। स्टेन करके ये वाला ऑयल धुले हुए बालों में, काइंडली आपने गंदे बालों में तेल नहीं लगाना। मोस्टली क्या होता है कि सुबह नहाना है, 2-3 दिन हो गए नहाए हुए, बाल गंदे हैं, चले तेल लगा ले, तो वो ऑयल आप लगाएंगे उसका फायदे की बजाय जो है वो आपको नुकसान होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, सलमा है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। अपा मेरी ना जिल्द पे बहुत झुर्रियां हैं, इसके लिए कोई आसान सा टोटका बता दें। झुर्रियां, ठीक है। हाँ जी, एज क्या है आपकी? तकरीबन 40 साल। 40, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए, हमने जो है वो सीबकथोर्न का जो है वो मैंने ऑयल आपको बताया कि ये वाला ऑयल जो है ये आप बना के रखें। सिंपल जो हमने तिलों का तेल लिया है, खालिस वाला तेल लिया है, 200 ml आप वो ले लें। 2 खाने के चम्मच भर के सीबकथोर्न के जो है वो सीड्स ये आप उसके अंदर डाल के इन्फ्यूज कर लें। ये वाला ऑयल 1 चाय की चम्मच रात को सोने से पहले कंज्यूम करें, या अगर आप ऑयल नहीं लेना चाह रहे तो आप इसका कहवा दिन में 2 से 3 दफा लें। उसके बाद जो हमने इसका ऑयल बनाया है, ये हमने तिलों के तेल के अंदर सिंपल सीबकथोर्न जो है वो सीड्स डाले हैं, ठीक है। तो आप ये वाला जो ऑयल है ये रात को सोने से पहले अपने फेस पे आप अच्छे से जो है वो मसाज करें। अपवर्ड्स में नीचे से ऊपर की तरफ आपने मसाज करना है, अराउंड द आईज आप मसाज करें। तो ये आप लगाना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो जो रिंकल्स आ रही है ये खत्म हो जाएंगी। इजाज अहमद साहब है कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये डायबिटिक के जो आपके पेशेंट हैं वो इसको यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। डायबिटिक हाई रहती है आपकी या लो होती है? जी हाई रहती है। हाई रहती है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। देखें कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आप
आपकी इम्यून को जो है ये बूस्ट करती है, आपकी गट हेल्थ के लिए इसकी जितनी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज है बेहतर है, ठीक है। तो जब आपका इम्यून बेहतर होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं दूसरे नंबर पे, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 इसमें फैटी एसिड्स हैं। ये वो फैटी एसिड्स हैं कि जो एसेंशियल हैं आपकी पूरी हेल्थ को जो है वो नॉर्मल करने के लिए। तो इसके साथ जो है वो आपकी शुगर भी जो है वो नॉर्मल होगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है वो एनर्जी बूस्ट होगी बगैर कोई भी जो है वो फूड सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स लिए बगैर। ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों के पाँव शुगर की वजह से जो पाँव सुन्न हो जाते हैं, रात के टाइम पाँव के नीचे जैसे सुइयां चुभ रही होती, पिंडियों में दर्द होती, नींद नहीं आ रही होती, आप बिलीव करें आप इसको लेना शुरू करेंगे 4-5 दिन के बाद ही आपको फर्क महसूस होगा कि वाकई जो है वो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हुई है इसको लेने के बाद। ठीक है आपा। अच्छा आपा, ये तो आप सुन रहे, इजाज़ साहब सुन रहे होंगे, कराची से उनको एडवाइस दे दी हमने। अच्छा आपा, ये तो आपने ऑयल बताए, फेस के हवाले से बताया, लेकिन आप एक ऑयल बना रही थी, आई थिंक वो बालों के लिए। हाँ जी, बालों के लिए मैंने जो है वो 4 ऑयल बताए थे, ठीक है। 100 ml उसके अंदर हमने सीबक थोन को इन्फ्यूज कर दिया, ठीक है। इसको स्टेन करके धुले हुए बालों के अंदर आपने लगाने का तरीकाकार ये है कि बाल धो लिए हैं, टॉवल ड्राई होने चाहिए, बाल पूरे खुश्क नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके बाल जस्ट लाइक 50% ड्राई होने चाहिए, 50% आपके बाल हैं वो वेट होने चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला ऑयल जैसे आप सीरम लगाती हैं, ये नहीं है कि भर भर के आपने जो है वो लगाना है, जैसे सीरम आप लगाती हैं आपने चंद ड्रॉप्स हाथ पे डालने हैं, हथेलियों पे, अपनी स्कैल्प पे इसका हल्का हल्का मसाज कर रहे हैं। रूट लेंथ एंड पे आप जस्ट ड्रॉप्स की सूरत में आप जब मसाज करेंगे, ये सारा ऑयल आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट, जैसे आपने अभी ऑयल लगाया हाथ में पेनिट्रेट, ये वाले ऑयल गरम टॉवल दे दी। हाँ जी बिल्कुल, और ये आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर जो है ये पेनिट्रेट हो जाएगा। और अगर सर्दियां हैं तो आप सर्दियों के अंदर जो है वो धोने से पहले इसको आप जो है वो स्टीम ले सकते हैं ताकि अच्छे से पेनिट्रेशन हो जाए, और बाद में आपने फिर शैम्पू से वॉश नहीं करना, हल्के से कंडीशनर से वॉश। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, आई थिंक लाहौर से है, हिफ्जा जी। अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी आप से? मैंने ये पूछना है, एक तो ना अभी मौसम थोड़ा सीधी हुआ है जिसकी वजह से ना हमारे बाल बहुत उतरे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, और दूसरा ये कि मेरी नन है मुजम्मिल 30+ उसकी एज है, और ना उसके चेहरे पे छाइयाँ बहुत हैं, उसमें हर किस्म की मेडिकेयर की जो लोकल मार्केट से क्रीमें मिलती हैं सारी यूज करके देखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए आप प्लीज कुछ बताएं। हिफ्जा सुने आप। हाँ जी, बाल जिस तरह से जो ये वाला मौसम आ रहा है, इस मौसम में आप अवॉइड करें ऑयल को। आप जो है वो एक हेयर पाउडर जो है वो मैं आपको बताती हूँ, आप वो बना के रख लें, ठीक है। तो ये वाला पाउडर जो है वो आप हेयर मास्क के तौर पे लगाएं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इन्हीं पाउडर्स का आप टोनर बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 2 मुट्ठी भर के धो के नीम के पत्ते ले लेने, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लेने हैं, अगर अवेलेबल हैं आसपास आपके लगे हुए शहतूत के पत्ते ले लें, या आप जो है वो आम के पत्ते ले लें, या अमरूद के पत्ते ले लें। ये वो वाले पत्ते हैं, ये वो वाले लीफ हैं कि जो आपका एक्सेस सीबम है, ऑयल है, उसको जो है ये कंट्रोल करते हैं, इचिंग रैश खारिश को जो है ये खत्म करते हैं, बालों की रूट्स को जो है ये मजबूत करते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम तेल लगाएंगे तो बाल जो है वो उससे अच्छे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बरसात का मौसम आ रहा है इसके अंदर तेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपने यूज करना। आपने क्या करना है, आप जो है वो एक जग पानी का लें, चूल्हे पे चढ़ा दें, पकते हुए पानी के अंदर आपने जो है ये वाले मुट्ठी भर भर के सारे पत्ते डालें, उसको दम दे दें। उसके अंदर थोड़ी सी आपने जो है वो लौंग डाल देनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है क्योंकि ये भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। दम में ये कहवा बना के ये वाला पानी जो है वो आप बॉटल्स में डाल के अपने फ्रिज में रख लें। आपने जब सर्द होया आप शावर बॉटल के अंदर ये वाला पानी डालें, इसको अपनी रूट्स लेंथ एंड पे जो है वो स्प्रे कर लें और ड्राई होने दें। आप देखेंगे कि कोई इचिंग नहीं होगी, रैश नहीं होगा, खारिश नहीं होगी, गिरते हुए बाल आपके रुकेंगे, और बार बार अगर आपके स्वेटिंग हो रही है, ऑयल आ रहा था, तो ये आपके स्कैल्प से जो है वो ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और ये आपके
बालों को जो है वो जो इस मौसम में गिर रहे हैं, गिरते हुए रुकेंगे तो खुद ही बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और छाइयों के लिए भी बता दें। हाँ जी, छाइयों के लिए देखें, हमने जो हल्दी, मुलट्ठी, सीबकथोर्न के साथ जो मैंने एक्सट्रैक्ट आपके साथ जो है वो शेयर किया है, ये वाला एक्सट्रैक्ट आप बना के रखें। आप यकीन करेंगे कि सीबकथोर्न के साथ जो मुझे मेरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के अंदर रिजल्ट मिले, जो मेरी ब्यूटी क्रीम्स, क्योंकि मैं मर्करी स्टेरॉइड बिल्कुल भी अपनी प्रोडक्ट में यूज नहीं करती हूँ, तो जो मुझे इसके साथ रिजल्ट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग है। तो आपके साथ जो हमने ये वाला जो फेस पैक जो शेयर किया है, ये बनाए, इसको हफ्ते में 2 दफा लगाएं। और जो एक्सट्रैक्ट हमने जो है ये बनाया है हल्दी, मुलट्ठी, सीबकथोर्न और ग्लिसरीन और वाटर डाल के, दिन में इसको 4 दफा लगाएं, 5 दफा लगाएं, क्योंकि उन्होंने जो क्रीमें लगाई हैं प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो गई है स्किन की, तो ये स्किन को रिपेयर भी करेगा और छाइयां, दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं सीबकथोर्न को? इसको जंगली बेर, जंगली बेर उर्दू के अंदर जाके बड़े पंसारी की दुकान से हमें जंगली बेर दे दें। हाँ जी, जंगली बेर नहीं, अपन सारी भी बड़े समझदार हो गए। अच्छा। उसी टाइम वो नेट से सर्च करते हैं और बता देते हैं कि हाँ ये वाली आप जड़ी बूटी है, ये वाली जड़ी बूटी मांग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आजकल हर चीज जो है वो माशाल्लाह से मॉडिफाई भी हो गई और हर बंदे को जो है वो, हाँ जी, इस चीज की जो है वो अवेयरनेस भी है। ठीक है। आपा इसके अलावा बॉडी क्या कोई हमने बनाओ पॉलिशर हो, या हमने अपनी कुछ ब्लेमिशेस आ जाते हैं, कुछ डार्क एरियाज होते हैं हमारे अंडर आर्म्स, एल्बो के अंदर, नकल्स, इस हवाले से भी कुछ बताएं। बिल्कुल, बॉडी पे जो है वो बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, खासकर जो है वो सन एक्सपोजर, क्योंकि जो आपके जो एक्सपोज्ड आपके पार्ट्स होते हैं, नेक हो गई, बाजू हो गए, फेस हो गया, तो वो बहुत ज्यादा धूप की वजह से जो है वो टैन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टैनिंग समझ नहीं लग रही होती क्या करें। उसके लिए आप क्या करें कि आप नहाने से पहले आपने क्या करना है, जिस तरह से 1 कप भर के आपने जो है वो गंदुम का आटा ले लें या जौ का आटा ले लें, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच आप इसमें मुलट्ठी का पाउडर डाल दें, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दें, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी, क्योंकि ये वो वाली चीजें हैं कि जो आपकी टैनिंग को रिमूव करने के लिए इसके कमाल के रिजल्ट हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि ये न्याज़बो के फूल जगह जगह लगे हुए होते हैं। हाँ जी, ये न्याज़बो, इसको आप स्मेल करें, इसको आप खुशक करके इनका जो है ये पाउडर बना के रखें। तो पुदीना लग रहा है, एरोमेटिक इसका एसेंस है, ठीक है। तो इसका जो है वो खुश करके पाउडर बना के रख लें। 1 खाने का चम्मच साथ आपने ये ऐड कर देना है, ठीक है। और इसकी पेस्ट आपने दही के अंदर बनानी है और उसके बाद इसको आपने जो है वो अपनी नेक पे, फुल बॉडी पे आपने जो है वो इसको जो है वो लगा लेना है और मसाज करते हुए आपने वॉश कर देना है। इसके साथ जो जिन लोगों को पसीने के साथ बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत लोगों को होती है, उनकी बॉडी में जो है वो उधर नहाए और आधे घंटे के बाद ही जो है वो स्मेल आना, तो इसका जो एरोमेटिक एसेंस है कैसे बनता है, फुल बॉडी के अंदर ये जो मैंने पॉलिश बताई है ना, तो उसके अंदर आपने इसका पाउडर डालना है। ये सस्ता तरीन आम क्यारियों में लगा हुआ होता है, ढेर सारा उतार के इसके पत्तों को खुश करके इनके पत्तों को जो है ये पाउडर बना के रख लें, ठीक है। इसके साथ आप नहाएंगे, आप देखेंगे कि आपको कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फुल बॉडी की टैनिंग भी खत्म होगी और फुल बॉडी से आपके जो है वो एक बहुत खूबसूरत जो है वो अरोमा आएगा। नजमा एलजी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम नजमा। जी वालेकुम। जी नजमा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे स्किन पे ना एक्ने बहुत है, ब्लैक हेड्स बहुत है, वो उनका कोई मशवरा बता एक्ने और ब्लैक हेड्स, ठीक है आपा सुने। हाँ जी, अगर आपके जो है वो एक्नी है तो आप ना इस तरह से पंसारी की दुकान पे जाएंगी, उसको कहना है कि मुझे पिंक क्ले दे दे, पिंक क्ले या गेरू, इसको गेरू कहते हैं। जैसे अगर हम पंसारी के पास जाएं, उन्हें पिंक क्ले का नहीं पता चलेगा, आपने कहना गेरू दे दें, ठीक है। 1 पाव के करीब आपने जो है वो गेरू ले आना है, उसको कहना पीस दे। ये जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी होती है ना, पत्थर होता है, वैसे होती है, तो इस तरह से आपने पिसवा के तो ये ले आना है। ये आप एक्नी को ड्राई करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, जिन लोगों के एलर्जीज वगैरह हो जाती है उन लोगों के लिए ये कमाल के रिजल्ट है। 1 खाने का चम्मच आपने जो है ये गेरू का लेना है, 1 खाने का चम्मच ही आपने इसके अंदर जो है वो आटा डालना है और इसको दूध के अंदर आपने जो है वो लेप बनाना है और उसके बाद आपने पूरे फेस के ऊपर जो है वो इसको लगा लेना है। आधे घंटे के लिए लगाना है, आधे घंटे के बाद बहुत जेंटल सा मसाज करके आपने वॉश कर देना है। इसको आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की ये एक्नी और ये वाले इश्यूज हैं, सिंपल दही
फ्रिज है से दही निकालें, ठीक है। खट्टा दही होगा तो कमाल है, ठीक है। तो दही के अंदर आपने सिंपल कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, वो 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये पतला सा लिक्विड सा बनेगा। फेस को वॉश करने के बाद कॉटन से पूरे फेस पे लगा ले, ठीक है आधा आपा। घंटा लगा रहे, आधे घंटे के बाद वॉश करें। आप यकीन करेंगे बिल्कुल फ्री का नुस्खा है, एक्नी को भी ड्राई करेगा, ब्लैक हेड वगैरह भी खत्म होंगे, ऑयल कंट्रोल करेगा और दाग धब्बों को भी खत्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप नैयर हमारे साथ थी, जिन्होंने कुछ चीज मिस कर दी हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे सोशल पेजेस पे जाके आप कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल, अपनी होस्ट को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।